हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में मैं लेके आया हूं बीएससी बॉटनी सेमेस्टर 5th कोर्स कोड V040502T, पेपर टाइटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पेपर नंबर 2 जो है आपका। और इसमें मैं लेके आया हूं यूनिट नंबर 7। नंबर ऑफ लेक्चर जो अलॉटेड है इसके लिए क्लासरूम के लिए 7 आवर्स अलॉटेड है। और अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं यूनिट नंबर 7 का, तो हमारा सिलेबस क्या है यहाँ पे? जनरेशन ऑफ डेटा। जनरेशन ऑफ डेटा में आपका आता है जीन सीक्वेंसिंग, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, माइक्रो एरे, सीक्वेंस सबमिशन टूल्स में बैंकेट, सीक्वेंस और विभिन्न के बारे में। फिर आपका आता है सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, जहां पे फ्लैट फाइल, फास्टा, जीसीजी, ईएमबीएल, क्लस्टर, फिलिप्स, स्विसपोर्ट, सीक्वेंस एनोटेशन। फिर उसके बाद है डेटा रिट्रीवल सिस्टम में आपको एसआरएस और इंटरेस्ट पढ़ना है। ये सब सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। टॉपिक नंबर 1 पे आते हैं बिना देरी किए आपका, जो कि है आपका जीन सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले समझते हैं जीन सीक्वेंसिंग है क्या। जीन सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विद इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। मान लीजिए आपको मैं आप डीएनए का एक स्ट्रैंड देता हूं और बोलता हूं ये 100 बेस पेयर का है और इसमें ATGC जो भी सीक्वेंस है वो आपको बताना है। यही किसी एक डीएनए सेगमेंट में जो उनके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस हैं प्रिसाइज ऑर्डर में जानने को हम क्या कहते हैं? जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसमें जो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन वगैरह को काफी जो है रिवोल्यूशनाइज किया है। ये हमें पता है क्योंकि डीएनए हमारा ब्लूप्रिंट होता है हमारे ऑर्गेनिज्म का। ये पेरेंट से बच्चों में जाता है और सारी चीजें इसी से कंट्रोल होती हैं। इस वजह से डीएनए के सीक्वेंसेस जानने की वजह से बहुत सारा हमें हेल्प मिलता है। डीएनए सीक्वेंसिंग से हम जो है पर्सनलाइज मेडिसिन भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। उसको जो उनकी मेडिसिन की नीड होगी वो जीनोमिक्स में हेल्प करता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने में बहुत हेल्प करता है। और बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा चीजें उसी पर डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल क्या कहता है जीन सीक्वेंसिंग का? आपको पता होना चाहिए जो आपका न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, वहां पे 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ACGT, दैट मींस एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। 4 बेसिस होते हैं आपके डीएनए में। और वहीं आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये जो ऑर्डर है न्यूक्लियोटाइड का डीएनए के अंदर, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड करता है, जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन होता है उसका और उसमें डेवलपमेंट भी होता है। सीक्वेंसिंग में जनरली होता क्या है, अगर हम आउटलाइन देखें तो सबसे पहले हम सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं, फिर फ्रेगमेंटेशन करते हैं डीएनए का, फिर उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन करते हैं और लास्ट में हमारा होता है सीक्वेंसिंग। किसी भी चीज का अगर हमें डीएनए सीक्वेंसिंग करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सबसे फर्स्ट चीज क्या है? आपको सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको डीएनए निकालना पड़ेगा सेल से और उसको फिर डीएनए को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। कभी कभी आरएनए को भी हम जो है अगर यूज करना हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं सीक्वेंसिंग करने से पहले, क्योंकि डीएनए है क्या है हमारा? इजी टू सीक्वेंस। ओके, तो डीएनए का एक्सट्रैक्शन कहां, किस चीज का आपको सीक्वेंसिंग करना है? डीएनए का करना है, पर वो डीएनए कहां का होगा? तो उसके लिए आपको सैंपल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सैंपल प्रिपरेशन में हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं। मान लीजिए ब्लड सेल्स का आपको चाहिए, या किसी प्लांट के लीफ से चाहिए, या किसी प्लांट के रूट से चाहिए, तो इसमें आपका सैंपल प्रिपरेशन होगा। डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया, उसके बाद डीएनए हमारा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको हम फ्रैगमेंट करेंगे स्मॉलर पीसेस में, जिसको हम फिर इजीली जैसे उनको उसको एनालाइज किया जा सके। उसके बाद हम क्या करते हैं? फ्रैगमेंट्स को हम एम्प्लीफाई करते हैं, उसके मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। और इसमें एम्प्लीफिकेशन में एक बहुत कॉमन टेक्निक का हम यूज करते हैं विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, जिससे कि सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे लिए उस डीएनए के कई सारे कॉपीज आ जाए जो सीक्वेंसिंग में हमें आगे हेल्प करें। फिर उसके बाद आता है एक्चुअल प्रोसेस आपका सीक्वेंसिंग, जो कि है आपका, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्या होता है? डिटर्मिनेशन है। उसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज है। इसमें टाइप्स ऑफ जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज पे आते हैं हम, कि कौन कौन से टाइप है जिसकी वजह से हम जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। कई सारे मेथड्स है जीन सीक्वेंसिंग के लिए।
कुछ उनकी अपनी उसी चीज की स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जो आपका बहुत पॉपुलर हुआ था टेक्निक, आपका मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग टेक्निक। ये फर्स्ट टेक्निक है जिसको डेवलप किया था एलान मैक्सम एंड वॉल्टर गिलबर्ट ने, 1970s की बात है ये। और इसका मेथड क्या है, केमिकल क्लीवेज होता है इसमें डीएनए का, तो डेवलप किया था मैक्सम और गिलबर्ट ने, और इसको हम क्या बोलते हैं पॉपुलरली, मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसेस को केमिकल क्लीवेज ऑफ डीएनए। और ये जो है एक और टेक्निक है, आगे मैं आपको पढ़ाता हूं, सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड, उससे पहले आया था। अब ये वर्क कैसे होता है ये मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग में, इसमें हम क्या करते हैं, एक हम डीएनए का फ्रैगमेंट लेते हैं, फिर उस डीएनए फ्रैगमेंट को हम क्या करते हैं, लेबलिंग दिया है ना, तो रेडियो एक्टिवली लेबल किया जाता है एक एंड पे, या तो जैसे 5 प्राइम 3 प्राइम एंड हो गया, या ये 3 प्राइम भी हो सकता है, ये वाला 5 प्राइम होगा, तो एक एंड को हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं, लेबल लगा देंगे, कहां ठीक है इधर हो गया। लेबलिंग करने के बाद सेकंड हम क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इस डीएनए को हम केमिकल रिएक्शन, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में रखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजीन और हाइड्रोजीन NaCl जो है पिरिमिडीन्स के लिए हम यूज करते हैं, और डाइमिथाइल सल्फेट एंड पिपरिडीन प्यूरिन्स के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये क्या करते हैं, केमिकल डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, स्पेसिफिक बेसिस पे, लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन पे, जिस तरीके का आप केमिकल यूज करोगे, हर एक केमिकल एक अपना उसका वो होता है फिक्स, कि वो एडेनिन के बाद कट करेगा, गुआनिन के बाद कट करेगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये सीक्वेंस हमारा ATGCTT ऐसे है, और आपने अगर इसमें केमिकल डाला कि जी वाले पॉइंट पे जाके कट करे, तो ये यहाँ पे कट करेगा, क्योंकि और इस सीक्वेंस में जी नहीं है, तो फिर वो केमिकल और कोई उसका डीएनए का फ्रैगमेंट नहीं बनाएगा। तो हमने क्या किया, पहले लेबल किया, फिर उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट किया कि हमें कहां पे काटना है। कटने के बाद जो फ्रैगमेंट्स आते हैं हम उनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जहां पे डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो साइज के हिसाब से जेल, ये एक अलग टेक्निक है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल पे सेपरेट हो जाते हैं। बड़े जो फ्रैगमेंट साइज होते हैं वो जेल के आगे ही आपको मिल जाते हैं, जेल में आगे ही मिल जाते हैं। छोटे फ्रैगमेंट जो है ये काफी दूर चले जाते हैं, तो उसको हमें रीड करने का तरीका होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद सीक्वेंस का डिटरमिनेशन किया जाता है। तो फ्रैगमेंट के साइजेस मिलते हैं 4, इसमें आप देखोगे अभी कि 4 वेल्स रहेंगे, हर वेल में हम कंपैरिजन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं इस टेक्निक का बता रहा हूँ। लेबलिंग में हम क्या करते हैं, मान लीजिए डीएनए का फ्रैगमेंट है हमारा GCTA CGTA, 5 प्राइम एंड इधर है, 3 प्राइम इधर है। हमने क्या किया, इसको रेडियो एक्टिवली क्या किया, लेबल कर दिया किधर, 5 प्राइम एंड पे। यहां पे देखिए P लगा हुआ है ना, तो मान लीजिए फास्फोरस है, उससे हमने इसको 5 प्राइम एंड पे टैग कर दिया। और फिर क्या हो गया, अब इस डीएनए फ्रैगमेंट को हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। 4 तरीके का आप मान लीजिए ट्यूब ले लेंगे, 1 2 3 4। ट्यूब नंबर 1 में A+G को क्लीव करने के लिए हम डाई मेथिल सल्फेट का यूज करेंगे, मतलब ये एडेनिन पे भी कट करेगा और गुआनिन पे भी कट करेगा। और केवल G को कट करने के लिए हम पिपरिडीन लेते हैं एक ट्यूब में, जो कि स्पेसिफिकली G पे कट करता है। एक वेल में हम C के कट करने के लिए हाइड्रोजीन NaCl लेते हैं, जो कि स्पेसिफिकली साइटोसिन पे कट करता है। और फिर C+T दोनों पे एक साथ कट करने के लिए, मैं C पे भी काटेगा T पे भी काटेगा, इसके लिए हम हाइड्रोजीन लेते हैं। तो 4 तरीके के ट्यूब होते हैं आपके। अब आगे अभी देखेंगे हम, इसके लिए डायग्राम भी है बनाया हुआ है, ये हर एक वेल पे कैसे बैंड्स आएंगे। अब जब डीएनए का इस सारे केमिकल ट्यूब में हमने डाल दिया, इस ट्यूब को हम फिर आगे चल के एक वेल रहता है जिसमें ये वाला जाएगा, दूसरे वाले वेल में ये वाला जाएगा, इससे कटे हुए फ्रैगमेंट फिर तीसरे वाले में ये जाएगा, चौथे वाले में ये जाएगा। हमें पता होता है किस वेल में कौन सा हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मैंने आपको बताया डीएनए के फ्रैगमेंट जो है अपने साइज के हिसाब से रन करते हैं, बड़े साइज पीछे रह जाते हैं, छोटे साइज आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो फिर सीक्वेंस का डिटरमिनेशन करते हैं हम, बैंडिंग जो इसमें बैंड आता है उसके हिसाब से उनको कंपेयर करके हम उसका क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कौन कौन सा सीक्वेंस है। कैसे, ये देखिए आप, मैंने आपको बताया हमारे पास सीक्वेंस ये था, 5 प्राइम एंड पे हमने P32 से
एक एंड पे लेबल कर दिया। अब हमने 4 तरीके के ट्यूब लिए, एक में ऐसा केमिकल है जो ए और जी पे दोनों कट करेगा, एक जो केवल जी पे कट करेगा, थर्ड में जो केवल सी पे कट करेगा, और चौथा केमिकल सी और टी दोनों पे कट करेगा। अब जब हम 4 ट्यूब ले लेंगे, चारे ट्यूब में ये डीएनए का फ्रेगमेंट सब में डाल देंगे और केमिकल भी उसी में डाल देंगे। तो देखो ए प्लस जी पे अगर आप यहां पे काउंट करोगे तो 3 जगह कट करेगा। जैसे यहां पे एक तो यहां पे काटा तो हमें लास्ट वाला मिला, और फिर ये जी वाले पे काट दिया तो हमें ये वाला फ्रेगमेंट मिल जाएगा, और फिर से ये कहां पे काटेगा, यहां ए पे काटेगा तो हमें ये तीसरा सेगमेंट मिल जाएगा, यहां पे नहीं काटेगा इधर। ठीक है, तो यहां पे 3 मिल गया। अगर इसे जी पे कट करना हो तो इसमें 2 जगह जी है, एक यहां पे और यहां पे। ये पहला वाला तो काटेगा नहीं, तो हमें इसके पहले वाला सीक्वेंस मिल जाएगा जी सी टी ए सी, क्योंकि सी के बाद ही जी है, तो ये वाला एक फ्रेगमेंट मिल गया। सी वाले पे करने पे क्या होगा, एक तो यहां काट देगा दूसरे नंबर पे तो केवल जी मिल जाएगा, और फिर ये यहां पे हमें दूसरा सी दिख रहा है तो यहां पे हमें इससे पहले का मिल जाएगा जी सी टी ए। सी पे जब काटेगा तो ये 4 कोडॉन वाला मिल जाएगा, 4 न्यूक्लियोटाइड वाला। अब सी प्लस टी पे जब आप काटोगे तब आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये तो सी पे भी काटेगा, टी पे भी काटेगा, तो यहाँ पे सी पे काटा पहला तो केवल जी मिला, और फिर जी सी के बाद टी पे काटा तो हमें जी सी मिल गया, और फिर यहाँ पे जी सी टी ए के बाद भी एक सी आता है, सी पे काटेगा तो हमें तीसरा फ्रैगमेंट मिलेगा, और चौथा यहाँ पे ये टी है, टी पे जब कट करेगा तो हमें ये वाला बड़ा फ्रैगमेंट। अब इसमें रन कराएंगे, रन कराने के बाद इसके जो फ्रैगमेंट है हम इस पर रन करते हैं, ये सीधा सीधा जाता है अपने अपने वेल में, इसको वेल बोलते हैं। अब इसमें सबसे छोटा फ्रैगमेंट जीसीटी यहां पे है, और जीसीटीएसी यहां पे है, और जीसीटीए जीटी बड़ा वाला फ्रैगमेंट पीछे रहता है। सी वाले पे क्योंकि हम जी वाले पे क्योंकि हमें एक ही फ्रैगमेंट मिलेगा तो यहां पे था। ऐसे सी वाले पे 2 फ्रैगमेंट मिले तो छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे, ऐसे इसमें 4 फ्रैगमेंट मिले तो बड़ा वाला सबसे आगे। और जब ऐसे हो जाता है फिर हम उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं। रीड जब इसे करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक, नीचे से ऊपर जब आप जाएंगे तो यहां पे जैसे है जब क्योंकि हमने लेबल किया ही हुआ है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, एक हमें क्या मिलता है, यहां पे जी मिलता है केवल, ये वाला फ्रैगमेंट। ये वाला जो यहां पे आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, जो हमने जी को लेबल किया था वो है ना, जी को हमने लेबल किया था तो इसका मतलब वो फ्रैगमेंट इसलिए है क्योंकि इसने सी को काट दिया था। यहां पे सी वाला केमिकल है ना, सी पे कट कर दिया था इसलिए हमें जी वाला मिला था। तो हमें पता है कि यहां पे क्या है, यहां पे सी ने कट किया है तो इसका मतलब, और ये फ्रैगमेंट क्या आया है फास्फोरस लेबल वाला, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, जी है, यहां पे क्या है, जी है। तो ऐसा ही इसने ये सी पे कट हुआ है क्योंकि दोनों में है, और इसने किस पे कट हुआ है, ये टी है। यहां पे सी और टी दोनों था, एक में हमने सी वाला केमिकल में कट करते तो ये वाला मिला, तो इसलिए यहां पे हम बैंड को कंपैरिजन करेंगे तो यहां पे जिसमें दोनों, जैसे ए प्लस जी है यहां पे केवल जी है, तो इसका मतलब ये जी वाला बैंड है और यहां पे भी ये जी वाला बैंड है, और जो इस वाले में नहीं आया जी से कटने, इसका मतलब ये क्या है, ए वाला है। तो ये कंफर्म हो गया इस पोजीशन पे क्या है, ए है। ऐसे इस पोजीशन पे क्या है, ए है। वैसे ही यहां पे दोनों पे जी पे कटा है तो यहां पे क्या है, जी है, और यहां पे क्या है, सी और सी प्लस टी को कंपेयर करके हमने दोनों पे, पर यहां पे सी पे कट के ये फ्रैगमेंट नहीं मिला था, इसके लिए इस वजह से ये सी वाला नहीं है, टी वाला है। और यहां पे क्या है, सी और टी में से, क्योंकि दोनों में कॉमन है सी वाले वेल में और सी प्लस टी वाले में, तो ये सी है। ऐसे यहां पे टी है कि सी है, सी में है ही नहीं तो टी में है केवल, सी प्लस टी वाले में सी में है नहीं तो इसका मतलब है टी वाला है, तो टी वाला मिल जाएगा। तो ऐसे हमें ये पता चल गया क्या है ये सीक्वेंस पूरा। जी पहले कर लेंगे, जी सी टी ए सी जी टी ए, 5 प्राइम तो हमने लेबल किया था, हमें यहां पे दिखाई देगा तो हमें पता चल जाएगा हमारा सीक्वेंस क्या है। ये पहले टेक्निक थी।
तो ये देखो एजी लेन में क्या मिला, बैंड हमें मिला 3, 5 और 7 नंबर पे, जो कि इंडिकेट करता है ए का पोजीशन नंबर 3 पे, जी का पोजीशन नंबर, वही है सारी चीजें। जी लेन पे केवल सिंगल बैंड मिलता है तो कंफर्म करता है जी है, और सी लेन पे हमें बैंड 1 और 4 पे मिलता है। यहाँ पे क्योंकि मैंने नंबर भी लिखा था ना किस पोजीशन में मिल रहा है, 1 2 3 4 वही बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम कंबाइन करेंगे इंफॉर्मेशन सभी लेन से तो हमें पता चल जाएगा हमारा सीक्वेंस क्या है, यही है। तो ये था कि एक फ्रैगमेंट ले लो, उसको लेबल कर लो एक साइड से, उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे दो, फिर लेन में जो आए उसे कंपेयर कर लो। दूसरे पे आते हैं हम सैंगर सीक्वेंसिंग पे। इसको डेवलप किया था फ्रेडरिक सैंगर ने, ये भी 1970s की बात है। इस मेथड को हम, जैसे पहले वाले को क्या बोलते थे, केमिकल क्लीवेज मेथड, इसको हम चेन टर्मिनेशन मेथड बोलते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, पहली बात तो इनमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए होता है, मतलब जिसका सीक्वेंसिंग करना हो वो उसे क्या बोलते हैं, जिसको सीक्वेंस करना हो उसको हम डीएनए टेम्पलेट बोल रहे हैं। ठीक, जो कि रिएक्शन में आगे काम देगा। डीएनए टेम्पलेट हो गया। फिर हमें चाहिए होते हैं प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं, ये छोटे से हिस्से होते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मान लो इधर ATGC सीक्वेंस है तो प्राइमर में क्या रहेगा, TACG रहेगा। उसी का उल्टा मतलब वो एक कोने में छोटे से सेगमेंट होते हैं जो जाके वहां पे चिपकते हैं और जो डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा। पहले प्राइमर आ जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसी पे आके चिपकते हुए जाते हैं तो नया डीएनए बनता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए पे एक नया डीएनए बनता है प्राइमर की वजह से। इसमें इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज की मदद लगेगी जो कि न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। और फिर यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, DDNTPs लगते हैं। एक तो होता है DNTPs। DNTPs में आपका यही आ गया जो आपका ATP, GTP, CTP, TTP हो गया। पर ये डाइडिऑक्सी, एक तो हो गया डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, पर DD लगा है तो डाइडिऑक्सी। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे जो पोजीशन रहता है, जब इसका स्ट्रक्चर आप इस शुगर का देखते हो तो एक जगह पे OH रहता है, एक पे H रहता है डीऑक्सी वाले पे, लेकिन डाइडिऑक्सी वाले पे दोनों पोजीशन पे HH रहता है। तो अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड लग जाता है, जैसे यहाँ पे C के बाद C, अगर ये वाला लग गया, क्योंकि इसमें केवल H है, O नहीं है, तो आगे ये डीएनए का फ्रैगमेंट बनेगा ही नहीं, उतना ही बड़ा बनेगा। तो ये केमिकल्स हैं। तो यहाँ पे 4 जो है DDATP, DDGTP, DDCTP और DDTTP लगाए जाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में डाले जाते हैं। क्योंकि DNTP में क्या होता है, 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं होता है, इसलिए बताया मैंने कि डीएनए सिंथेसिस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है जब वो इसमें इनकारपोरेट किए जाते हैं। तो ये भी डाला जाता है, डाइडिऑक्सी और डीऑक्सी वाला भी एक इक्वल अमाउंट में डाला जाता है। अब उसके बाद इलेक्ट्रोफोर्सिस, जैसे उसका हुआ था वैसे इसका इलेक्ट्रोफोर्सिस होता है, जहां पे जो डीएनए के फ्रैगमेंट होंगे वो फिर से साइज के हिसाब से अपना होंगे और फिर से हम कंपेयर करने के बाद पता कर सकते हैं कि उसमें बना क्या है। अब देख लेते हैं आगे। ये देखो स्टेप्स क्या होता है। पहली बात तो टेम्पलेट का प्रिपरेशन आप करोगे। जिस डीएनए की सीक्वेंसिंग होनी है उसको हम पीसीआर में एम्पलीफाई करेंगे जिससे उसका मल्टीपल कॉपी हो जाए। उसके बाद प्राइमर की एनीलिंग करते हैं। एक प्राइमर डाला जाता है जो टेम्पलेट डीएनए पे जाके जुड़ जाता है, जो मैंने बताया 4-5 बेस पेयर का एग्जांपल दिया था। उसके बाद डीएनए बनता है। डीएनए पॉलीमरेज की मदद से प्राइमर पे DNTP जुड़ते हैं, डाले जाते हैं और रैंडम पोजीशन पे उसमें क्या होते हैं, जैसे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी हिसाब से ये भी होता है, बीच बीच में DNTP उसमें चले जाते हैं रैंडम पोजीशन पे, जिसकी वजह से फिर हमें कई सारे फ्रैगमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे ये हुआ, ये आपका क्या हुआ, डीएनए टेम्पलेट हो गया और हमने इसमें फ्लोरेसेंट लेबल DNTPs डाला है। ये जो DNTPs हैं ये भी लेबल्ड किए गए हैं, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड किए गए हैं। P इस कलर का दिखेगा, G इस कलर का दिखेगा, C इस कलर का दिखेगा। अब हम देखो पीसीआर वाला कार्यक्रम अपना करते हैं, वो लगा के प्राइमर लगा के, तो उसके बाद एक तो इसे पूरा मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरा मिल गया। जैसे G है,
ए सी टी जी ए जी जी ऐसे करके ना। मान लो ऐसे बताता हूं, जैसे ए है, प्राइमर लगा, प्राइमर है मान लो पहले, उसके बाद पहला ही न्यूक्लियोटाइड जो आया वो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ये आ गया। अब क्योंकि ये आ गया और एक ही कॉम्प्लीमेंट्री है, इस पे आगे जुड़ा, क्योंकि उसके पास 3OH ग्रुप 3 प्राइम OH है ही नहीं, तो आगे उसका रिप्लिकेशन नहीं होगा, तो ये एक अकेला ऐसा एक फ्रैगमेंट मिलेगा। ऐसे मान लो टी लगा, नॉर्मल वाला टी लग गया, ये डाइडिऑक्सी वाला नहीं लगा, पहला टी नॉर्मल ही लग गया, जो कि क्या है, DDTP है, डबल DTP नहीं है, जो कि डाइडिऑक्सी लगता तो आगे ये सिंथेसिस हो ही नहीं पाती। तो पहले वाले में मान लो लग गया था, लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड लगा वो डाइडिऑक्सी वाला लग गया, कौन सा, C लग गया, तो हमें 2 न्यूक्लियोटाइड वाला फ्रैगमेंट मिलेगा। ऐसे मान लो टी भी नॉर्मल लग गया, C नॉर्मल लग गया, कहीं रैंडम पोजीशन में G लग गया, तो ऐसे ये मान लो ये तीनों नॉर्मल लग गया तो चौथा कहीं भी लगेगा। ऐसे कई सारे फ्रैगमेंट लग जाते हैं, और जब हम इसको सेपरेशन करेंगे जेल पे, ये देखो T वाला है, A वाला है, G वाला है, C वाला है, ठीक है। जब आप सेपरेट करोगे इनको, इसमें भी आप ऐसे ही ले लीजिए जैसे कि 4 में हमने ट्यूब बना दिया और चारों में हमने क्या डाल दिया, एक में T वाला डाल दिया, DDTP डाल दिया, डाइडिऑक्सी, एक में A वाला डाल दिया, एक में G वाला डाल दिया, एक में C वाला डाल दिया। तो ऐसे मिक्सचर में जहां जहां पे T रहेगा उतना बड़े का फ्रैगमेंट साइज आ जाएगा। अब जो आगे सबसे छोटा है, देख रहे हो, कंपेयर अगर करोगे इसका, तो सबसे छोटा किस वेल में हमें दिख रहा है, T वाले में दिख रहा है, तो इसका मतलब है सबसे छोटा साइज का फ्रैगमेंट क्या होगा, T होगा। तो इसका मतलब इससे हमें नीचे से फिर ऊपर हम रीड करेंगे, इसमें पता चल जाएगा कि जो पहला ही बेस है वो क्या है, हमारे उसी का अपोजिट रहेगा ना, क्योंकि उसे से जाके A से हमेशा T ही बाइंड करता है। तो इसका मतलब उस पूरे हमारा पहला क्या था, A था। अब इससे ऊपर बढ़ेंगे वाले लाइन में तो C में एक फ्रैगमेंट का हमें बैंड मिलेगा जेल पे, तो इसका मतलब दूसरा क्या था, G है। ऐसे तीसरे वाले लाइन में क्या देखने को मिलेगा, G, इसका मतलब क्या था, इसका अपोजिट G किससे बाइंड करता है, C से। ऐसे चौथे पोजीशन पे A मिला, पांचवें पोजीशन पे A मिला, इसका मतलब उसमें TT है, इसके बाद फिर उससे बड़ा फ्रैगमेंट G में मिलेगा, इसका मतलब C है इसमें, उससे बड़ा फ्रैगमेंट T मिला, इसका मतलब A है, फिर उससे बड़ा C है, इसका मतलब G आ गया, उससे बड़ा A वाले वेल में मिला, इसका मतलब T है, फिर सबसे बड़ा जो फ्रैगमेंट मिलता है वो G वाला मिलता है। दैट मीन्स इन सबके बाद G था। तो ये ऐसे ही हमें सीक्वेंस पता चल गया, सीक्वेंस मशीन में जब जाएगा तो ऐसे रीड करके ये बता देगा यही सीक्वेंस है आपका, ठीक। तो ये भी सिंपल था। अब थर्ड आता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस, इसको NGS बोलते हैं। देखो ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है NGS, और ये रैपिड सीक्वेंसिंग के लिए है। जैसे कि इनका मैक्सम गिलबर्ट का और जो है आपका सैंगर सीक्वेंसिंग, इनके लिमिटेशन है कि ये छोटे ही साइज के जीने फ्रैगमेंट्स को उनका सीक्वेंसिंग करने में हेल्प करते हैं, पर ये जो है रैपिड बहुत तेजी से सीक्वेंसिंग करते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट के डीएनए के सीक्वेंसिंग करने में हेल्प करते हैं। तो वही है पैरेलल सीक्वेंसिंग, मिलियंस ऑफ फ्रैगमेंट का सीक्वेंसिंग जो है एक साथ कर सकते हैं। तो वही है कि काफी जल्दी काम हो जाता है। शॉर्ट रीड जो होते हैं ये जनरली जो है यूजली 100 से 300 बेस पेयर को जो क्या करते हैं, ये शॉर्ट सीक्वेंसेस जनरेट करते हैं। That can be aligned and assembled using computational methods। मतलब ये इतने का सीक्वेंसिंग करते हैं, फिर उसको हम कंप्यूटर का मदद से क्या कर सकते हैं, अलाइन करके उनका असेंबली फिर कर सकते हैं। मतलब पूरा सीक्वेंस हमें पता चल जाता है। उनके प्लेटफॉर्म जो है किस पे काम करता है, इल्यूमिना, आयन टोरेंट और पैसिफिक बायोसाइंस पे काम करते हैं। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग की बात कर लेते हैं। मैक्सम के बारे में बताया, NGS के बारे में शॉर्ट ही समझो, फिर थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग बताएं तो और भी लॉन्गर रेट से कर लेते हैं। और रियल टाइम में सीक्वेंसिंग की इनकी कैपेबिलिटी होती है। ये जो है इनके प्लेटफॉर्म में पैक बायो, ऑक्सफोर्ड, नैनोपोर एक्सेट्रा। तो ये सिंगल मॉलिक्यूल सीक्वेंसिंग करते हैं, मतलब इनको सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल दे दीजिए, एम्प्लीफिकेशन वगैरह का उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं ऐसा कुछ। ये सीक्वेंसिंग डायरेक्ट एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल का पूरा कर देगा। और लॉन्गर इनके रीड्स होते हैं, मतलब 10 to 1000 बेस पेयर का ये रीड आराम से कर सकते हैं।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स जीनोम है उनकी असेंबली के लिए बहुत हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन देख लें अगर जीन सीक्वेंसिंग का, तो कई सारे इसके एप्लीकेशन है, कई सारे फील्ड में, मेडिकल फील्ड में अगर आप देखोगे, मेडिकल के डायग्नोस्टिक में जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब म्यूटेशंस कहाँ पे हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज आपके अंदर आ रही हो, कैंसर वगैरह है तो डीएनए की सीक्वेंसिंग करके, क्योंकि नॉर्मल जो कैंसरस जीन होते हैं उनका आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेसिफिक म्यूटेशन की वजह से, अगर कुछ कैंसर हो रहा होगा आप वो फार्माकोजेनोमिक्स जैसे है कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे ड्रग के मेटाबॉलिज्म, आप जैसे जो दवा ववा खाते हो उसके मेटाबॉलिज्म पे कैसे असर करते हैं वो हमें पता चलता है, जो मेडिकल से रिलेटेड हो गया। जीनोमिक्स और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी से मतलब वो करें अगर इसका काम, तो जीनोम असेंबली में बहुत है इसका वो है, क्योंकि इससे हम जो है एक किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए का सीक्वेंसिंग करके उसको फिर असेंबल कर सकते हैं, और कई सारे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, और कई सारे जो एनिमल्स हो गए, उनके हम पूरा जीनोम के बारे में जान सकते हैं। और कंपैरेटिव जीनोमिक्स भी है एक फील्ड यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग जो है जब आप ऑर्गेनिजम्स का डीएनए कंपेयर करोगे सीक्वेंसिंग की मदद से, तो उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पता चलती है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में भी हेल्प करता है, जैसे कि पॉपुलेशन में एक ही स्पीशीज के पॉपुलेशन में क्या जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, उनमें ये स्टडी करने में हेल्प करता है। थर्ड सी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत इसका रोल है, जैसे कि क्रॉप इंप्रूवमेंट, तो ऐसे सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई में करने में मदद करता है, जो कि यील्ड बढ़ाते हैं या डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं या स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ाते हैं, उन सारे जीन्स को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें कि आप जो है प्रिसाइजली म्यूटेशन डाल सके किसी जीन में, जिससे कि जीएमओज डेवलप हो सके, जो जिस भी प्रकार का कैरेक्टर हमें चाहिए। माइक्रोबियल जीनोमिक्स में जैसे मेटा जीनोमिक्स है, इन्वायरमेंट सैंपल से आप कोई एक ग्राम कुछ सॉइल का ले लिए या कहीं से वाटर ड्रॉपलेट ले लिए गंदा पानी का, उसमें कितने सारे डाइवर्सिटी है माइक्रोब्स वगैरह की, सारा आपको बता देगा। तो ये रिलेटेड है हमारे इन्वायरमेंट से। पैथोजन का भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि कोई पैथोजन बहुत तेजी से फैल रहा हो, तो रैपिड सीक्वेंसिंग करके हम पैथोजन को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ हो सकता है। अब आते हैं हम सेकेंड, प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे। प्रोटीन सीक्वेंसिंग पे क्या है कि जैसे आपने जीन सीक्वेंसिंग देखा, वैसे आपको पता है कि प्लांट के सेल में या ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन किससे मिलके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड के मिलके बने हुए होते हैं। एमिनो एसिड के मिलके बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन का भी जैसे न्यूक्लियोटाइड अलग अलग एटीजी से मिलके बने हुए होते हैं, उसे प्रोटीन में भी एमिनो एसिड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हमें एमिनो एसिड की से वो पता चल जाता है उसका कि क्या सीक्वेंस है एमिनो एसिड का किसी प्रोटीन या पेप्टाइड में, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस करते हैं। और ये जो है स्ट्रक्चर, फंक्शन या रिलेशनशिप होते हैं अलग अलग प्रोटीन के बीच में, उसको पता करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पर आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं बहुत हमें हेल्प करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हेल्प करते हैं। डीएनए तो मान लो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि वो ब्लूप्रिंट है, लेकिन जो है प्रोटीन का भी बहुत बड़ा रूल है कि हमारा पूरा एंजाइम है, सारे प्रोटीन्स के इमोनली बने हुए होते हैं, तो पूरा सपोर्ट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेस को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो एमिनो एसिड सीक्वेंसेस को जो है वो डायरेक्टली जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमें पता चल जाता है एमिनो एसिड की वजह से। कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम में वो बता देते हैं अगर ये प्राइमरी सीक्वेंस है उसका तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, और फिर उसका बायोलॉजिकल फंक्शन भी हम पता कर सकते हैं कि क्या रोल होता होगा, क्योंकि उसमें कई सारे सिग्नेचर वो होते हैं, सीक्वेंस होते हैं कि हमें पता चल जाता है वो उनका फंक्शन क्या होता है। और एक दूसरे से प्रोटीन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे म्यूटेशन इफेक्ट करता है उनके स्ट्रक्चर फंक्शन का, और कैसे प्रोटीन इवॉल्व हुए हैं समय के साथ साथ, वो सब सारी चीजें भी हमें प्रोटीन का सीक्वेंसिंग करने से पता चलता है। 2 मेन अप्रोचेस हैं जिसके हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग करते हैं। पहला हो गया आपका एडमैन डिग्रेडेशन, दूसरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहला देख लेते हैं एडमैन डिग्रेडेशन। एडमैन डिग्रेडेशन एक ओल्डेस्ट मेथड है जो कि प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। ये स्टेप वाइज प्रोसेस है जहां पे प्रोटीन में से एक एक एमिनो एसिड एक एक
बार में करके निकाला जाता है एन टर्मिनल से। जो भी कोई प्रोटीन होती है उसका एंड होता है, जैसे कि डीएनए में 5 प्राइम 3 प्राइम एंड होता है, ऐसे प्रोटीन में एन और सी एंड होता है। तो एन टर्मिनल एंड से प्रोटीन में से वो अमीनो एसिड बारी बारी से निकाले जाते हैं, जिससे कि हमें किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम इसमें प्रोटीन का क्लीवेज करते हैं। प्रोटीन को हम एंजाइमेटिकली क्लीव करते हैं, जैसे आपने देखा डीएनए का फ्रेगमेंटेशन किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स में। और जैसे कि ये दिया है ना, क्लीव इनटू स्मॉलर पेप्टाइड इफ इट इज लार्जर देन 50 अमीनो एसिड। अगर 50 अमीनो एसिड से ज्यादा बड़ा लेंथ है उसका, तो उसको क्या कर जाता है, तोड़ा जाता है। इसके लिए कई सारे प्रोटीन्स जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कई सारे प्रोटीन्स जो प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। और क्योंकि क्लीव किस लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया गया है कि एडमेंट डिग्रेडेशन की क्योंकि लिमिटेशन है, ये बहुत सारे लंबे पॉलीपेप्टाइड का ये एक बार में सीक्वेंसिंग नहीं कर सकता है। अब पहला तो प्रोटीन क्लीवेज आपने कर लिया, 50 से छोटा आपने कर लिया उसका, फिर इसका रिएक्शन कराते हैं। केमिकल है फेनिल आइसोथायोसाइनेट, पीआईटीसी जिसे बोलते हैं। पेप्टाइड को, जो छोटा वाला पेप्टाइड है, इस पे हम ये केमिकल डालते हैं फेनिल आइसोथायोसाइनेट। किस एनवायरनमेंट में, एल्कलाइन एनवायरनमेंट में डालते हैं। ठीक है, मतलब पीएच ज्यादा होनी चाहिए। अब ये जो पीआईटीसी है, ये जो एन टर्मिनल एमिनो एसिड है, मतलब यहां पे जो पहला एमिनो एसिड है उसके एन टर्मिनल एंड से ये रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद उसकी लेबलिंग हो गई, अब समझ लो उसके साथ जुड़ गया। और फिर हम क्या करते हैं, पहले जो एमिनो एसिड को मतलब इंटरफियर और किसी से नहीं करता, जो पहला एमिनो एसिड है एन टर्मिनल से, उसी से ये हाईली बोल रहा है स्पेसिफिक है, बिना और किसी से रिएक्ट किए पहले ही एमिनो एसिड से रिएक्ट करता है। अब उसके बाद रिएक्ट करने के बाद हो जाता है क्लीवेज, उस एन टर्मिनल एमिनो एसिड का क्लीवेज किया जाता है, तोड़ा जाता है। जैसे क्या होगा, एन हो गया, अब जो केमिकल है इसके साथ जुड़ गया, उसके बाद इसको यहां से ब्रेक किया जाता है। अब पीटीसी का डेरिवेटिव बनेगा। तो पेप्टाइड को क्या करते हैं, माइल्ड एसिडिक कंडीशन में ट्रीट किया जाता है। एक है केमिकल आपका ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड, उससे ट्रीट किया जाता है। इस कंडीशन में इसको टीएफए से ट्रीट किया जाएगा, जो कि जो एन एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ हो जाएगा ब्रेकेज। अब ये जो लेबल्ड एमिनो एसिड है, ये हो जाएगा रिलीज एक साइक्लिक कंपाउंड के रूप में, जिसको बोलते हैं फेनिलथायोहाइडेंटोइन, पीटीएच बोलते हैं आप। मतलब यहां पे क्या हुआ आपका, पीआईटीसी जो केमिकल है रिएक्ट किया एन एमिनो एसिड से, अब उसको माइल्ड एसिडिक कंडीशन में ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड डाल के बॉन्ड ब्रेक करा लिया गया, जिससे बन गया क्या, पीटीएच बन गया। अब इस पीटीएच एमिनो एसिड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि कोई एक टेक्निक है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी से। और एचपीएलसी में क्या होता है, प्रिसाइज सेपरेशन हो जाता है एमिनो एसिड का, और उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है बेस्ड ऑन एक रिटेंशन टाइम की, कितना देर उसमें वो रहता है, रिटेंशन टाइम के बेसिस पे उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और यही फिर प्रोसेस रिपीट में चलता है सीक्वेंस में, और 1 to 1 करके क्या होता है, एन टर्मिनल एमिनो एसिड के एंड को हम क्या करते हैं, सॉरी एन टर्मिनल एंड पे जो एमिनो एसिड है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रहा आपका फ्लो चार्ट के रूप में। तो इसमें क्या है, प्रोटीन एंजाइम की मदद से हम प्रोटीन को तोड़ते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स मिल जाते हैं, मतलब जो बड़ा प्रोटीन है उसके छोटे हिस्से मिल जाते हैं। अब इसको हम रिएक्ट कराएंगे फेनिल आइसोथायोसाइनेट से, और इसमें क्या करता है, एन टर्मिनल एंड ही इस केमिकल से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद फेनिल थायोकार्बोनिल डेरिवेटिव जो होता है बनता है। अब उसके बाद ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड की मदद से इस डेरिवेटिव को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एन टर्मिनल जो एमिनो एसिड है वो अलग हो जाता है। किस फॉर्म में अलग हो जाता है, एनिल थाइजोलिनोन के फॉर्म में, एटीएच के फॉर्म में वो अलग हो जाता है। अब जो रिमेनिंग पेप्टाइड है वो वैसे का वैसा बना रहता है। अब जो इस एटीएच बना, सॉरी एटीजेड बना, ये कन्वर्ट हो जाता है फेनिलथायोहाइडेंटोइन में, जो मैंने यहां पे बताया था कि उस जो टीएफए के करने के बाद ये बन जाता है। एक्चुअली उससे भी पहले ये बनता है, पहले एटीएच बनता है। ट्राइफ्लोरोएस्टिक कंडीशन में पहले एटीएच बनेगा, फिर ये पीटीएच में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद पीटीएच का डेरिवेटिव आपका बन गया। अब वो जो
बनेगा वो जाएगा, एमिनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी जैसे एसपीएलसी की टेक्निक की मदद से, और आइडेंटिफाई हो जाता है। ये साइकिल रिपीट होता है बार बार, वो केमिकल एंड टर्मिनल एमिनो एसिड से रिएक्ट करता है, उसके बाद फिर ये क्या बनता है, एटीजेड बनता है, उसके बाद पीटीएच बन जाता है। पीटीएच को हम इस टेक्निक की मदद से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। धीरे धीरे हमें उस प्रोटीन में स्टेप बाय स्टेप सारे जो एमिनो एसिड्स है उसके बारे में पता चल जाता है। दूसरा जो टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो कि एक अलग टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो हम टॉपिक नंबर 3 में देखेंगे। एंजाइमेटिक डाइजेशन में मैंने आपको बताया क्या होता है कि अलग अलग कुछ है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, जो कि पहला स्टेप है। बड़ा प्रोटीन है तो उसको स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ना, ताकि हम एडवांस डिग्रेडेशन या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्मॉल पेप्टाइड के साथ अच्छे से काम कर सके। जैसे ट्रिप्सिन के बारे में देखें तो ये किसी भी अमीनो एसिड का भी एन और सी टर्मिनल होता है, एक इंड ये एक इंड ये जुड़ता चला जाता है, फिर एन सी एन सी एन सी ऐसे, तो लास्ट में सी ही बचता है। जब प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से तो उसमें भी एन और सी इंड होता है, इसीलिए तो ट्रिप्सिन है ये सी टर्मिनल के साइड में कट करता है लाइसिन, और अगर अर्जिनिन हुआ तो किसी भी प्रोटीन में अगर लाइसिन और अर्जिनिन है और आपने उसको ट्रिप्सिन डाला तो ये यहीं पे काटेगा, इसके सी वाले पोर्शन पे, यहां पे, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन जैसे है तो ये फेनिलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड के रेसिड्यू के आसपास ये कट करता है। ऐसे पेप्सिन है तो ये एसिडिक कंडीशन में एरोमेटिक जो एमिनो एसिड होते हैं जैसे कि फेनिलएलानिन हुआ उसके आसपास ये भी कट करता है। तो ये सब बड़े जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनको कट करने में मदद करता है, इससे वो छोटा हो जाए और फिर वो एडवांस डिग्रेडेशन के लिए जा सके। प्रोटीन सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बताया प्रोटीन का फंक्शन, क्योंकि अमीनो एसिड ही मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो उसको जानने के बाद हम उसके सीक्वेंस से हम उसका स्पेसिफिक रोल जान सकते हैं कि सेल के अंदर क्या है। म्यूटेशन और वेरिएशन भी जान सकते हैं, प्रोटीन में म्यूटेशन की वजह से डिजीज होती है, जैसे कि एक एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। तो अगर प्रोटीन के सीक्वेंस में हमें कुछ इधर उधर अमीनो एसिड के सीक्वेंस में देखने को मिलता है तो हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि म्यूटेशन क्या हुआ है और किस तरीके का वो प्रोटीन में डिस्टर्ब हुआ है। वो ड्रग डेवलपमेंट भी काम करता है कि कई सारे प्रोटीन्स हैं जिससे कि वो ड्रग डिजाइन में भी हेल्प करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जैसे कि डीएनए सीक्वेंसेस का है, कंपेयर करके हम बता सकते हैं इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में हुआ है, कौन किसके क्लोज है कौन नहीं है। वैसे प्रोटीन सीक्वेंसेस का भी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं उनमें प्रोटीन का सीक्वेंसेस भी सिमिलर रहते हैं, और जो डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनमें क्या होता है, दूरी होती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन और वैक्सीन बनाने में भी क्या होता है, इनका बहुत सीक्वेंसिंग की मदद से हेल्प करता है, जैसे कि एंटीजेंस हो गए जिससे कि उसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज या वैक्सीन जो है डेवलप कर सके। कोई अगर है मान लो एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई है तो उसका सीक्वेंस पता करके हम वो कर लेते हैं कि उससे क्या चीजें होंगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पे, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 3 विच इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जिसे एमएस भी कहते हैं, ये एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है जहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अमाउंट के बारे में। पहली बात तो आपको मात्रा पता चलती है और किस टाइप का केमिकल है, मतलब केमिकल का टाइप और उसका अमाउंट, दोनों चीजें पता चलती हैं हमें इससे। किसी सैंपल में किस सैंपल में किसी केमिकल का कौन सा टाइप है और कितना अमाउंट है वो हमें पता चलता है। इसमें ये टेक्निक करता क्या है, किसी भी एक केमिकल का मास टू चार्ज रेशियो निकालता है। मास उस पर कितना है उसको डिवाइड करता है उस पर चार्ज, इसे M/Z बोलते हैं। इसके रेशियो उसमें आयन जो होते हैं उनका मास टू चार्ज रेशियो निकालता है, उसके बेसिस पे मास स्पेक्ट्रम बनता है। और ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और बहुत सारे जो है जो अदर डोमेन्स हैं उनमें ये जो है मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करता है, जैसे कि स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेकर लार्ज बायोमॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और ये ड्रग डिस्कवरी, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग, फॉरेंसिक एनालिसिस और फूड सेफ्टी एक्सेट्रा के लिए भी हेल्पफुल है। अब ये होता क्या है,
मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने आपको बताया यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है और मेजर किया जाता है मासेस ऑफ पार्टिकल के मासेस को इसमें मेजर किया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। ये क्या करता है, जो भी हम इसको सैंपल देते हैं, जो भी हम इसको कंपाउंड देते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड को, ये आयनाइज करता है और आयनाइज करने के बाद ये उसके चार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है और या चार्ज मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स के फ्रैगमेंट बनाता है। और फिर क्या करता है मास स्पेक्ट्रोस्कोप में, मैंने आपको बताया था मास टू चार्ज रेशियो पता करता है, जो इससे आयन जनरेट हो, मतलब केमिकल कंपाउंड को आयनाइज करना, उसके बाद जो उससे चार्ज मॉलिक्यूल निकलते हैं जिसे हम आयन बोलते हैं, उसका मास टू चार्ज रेशियो निकालता है। और ये किसी भी केमिकल का मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल स्ट्रक्चर और जो कंपोजिशन है वो सैंपल किसका किसका बना हुआ है वो हमें चीजें मिलती हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारी चीजों के आंसर दे सकता है, जैसे कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कोई सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में बता सकता है और किसी कंपाउंड का कितना अमाउंट उस सैंपल में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। बेसिक स्टेप के बारे में अगर हम जानते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इसमें होता क्या है, तो फर्स्ट स्टेप है इसमें आयनाइजेशन का आता है, फिर मास एनालिसिस का आता है और फिर डिटेक्शन का आता है कौन सा आयन है। पहले स्टेप पे आते हैं आयनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है जहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सैंपल में उसको आयंस में कन्वर्ट किया। तो आयनाइजेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सैंपल के उसको हम क्या करते हैं आयंस में कन्वर्ट करते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मास जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये जो मशीन है ये केवल एनालाइज करती है चार्ज पार्टिकल्स का, इसलिए आयंस में कन्वर्ट होना सैंपल का बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है इसके लिए हम दो इंपॉर्टेंट टेक्निक का यूज करते हैं, कॉमन जो है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, जहां पे जो सैंपल जिसको हमें आयनाइज करना है उस पर हम क्या करते हैं बॉम्बर्डेड किया जाता है वो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से, जिससे कि उस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिव आयंस में बदल जाते हैं। तो आयनाइजेशन एक तरीके का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन हुआ। सेकेंड होता है एक टेक्निक है जो कि कॉमन है आयनाइजेशन के लिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, वो है इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज ईएसआई। इसमें क्या होता है, सैंपल को डिसॉल्व किया जाता है एक लिक्विड में और हाई वोल्टेज अप्लाई करा जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल को वो आयन में भी बदल देता है बिना उनको फ्रैगमेंट किए, मतलब इसमें जो होता है सैंपल या कोई भी मॉलिक्यूल उनका फ्रैगमेंट नहीं होता है। तो ये यूजफुल होता है लार्ज बायो मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए। और भी मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं आयनाइजेशन के लिए, जैसे कि मैट्रिक असिस्टेड लेजर डीऑप्शन आयनाइजेशन, जिसे माल्डी बोलते हैं, और एक और टेक्निक है केमिकल आयनाइजेशन, इसको सीआई बोलते हैं। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, आयनाइजेशन हो गया, आपके जो मॉलिक्यूल्स थे सैंपल में वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब मास एनालिसिस का पार्ट आता है। जब सैंपल को आयनाइज कर दिया गया है उसके बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आयंस को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। मतलब पहले मॉलिक्यूल को आयंस में कन्वर्ट किया गया, अब आयंस को सेपरेशन का काम होता है मास एनालिसिस में। किसके बेसिस पे, मास टू चार्ज रेशियो M/Z। मास एनालाइजर जो होता है वो कंपोनेंट होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें ये काम होता है। अब ये कई सारे टाइप के होते हैं मास एनालाइजर जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइप के। क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करता है जिससे कि आयंस को ये फिल्टर करता है बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, और ये सिंपल और वाइडली यूज टेक्निक है। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें जो एनालाइजर होता है मास एनालाइजर वो क्या करता है, इसमें आयन जो बने होते हैं उनको एक्सीलरेट किया जाता है और उनका जो टाइम होता है ट्रैवल करने का, जैसे यहां से है आयन कितना ऊपर मूव करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट उसको नोट किया जाता है। क्योंकि हैवियर आयन जो होते हैं वो ज्यादा समय लेंगे डिटेक्टर तक पहुंचने में, और जो लाइटर वंस होंगे वो जल्दी से पहुंचेंगे। तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट को देख के आयंस को क्या किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। थर्ड है ऑर्बिट ट्रैप एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस FTICR। एक एडवांस एनालाइजर है जहां पे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाता है, जिससे कि आयंस को ट्रैप किया जाता है
और फिर उनके जो आयन के मोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है, और ये हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। तो पहला आयनाइजेशन का स्टेप हो गया, सेकंड मास एनालिसिस का हो गया, थर्ड हो गया आपका डिटेक्शन वाला। थर्ड पार्ट में, फाइनल पार्ट में क्या होता है, आयन जो होते हैं, अब पहले तो आयन बन गया, फिर मास टू चार्ज रेशियो भी हो गया, आयन डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, मेजर करते हैं नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ आयन एट ईच मास टू चार्ज रेशियो। जो भी उनके पास आयन पहुंचे हैं उनको क्या करते हैं, उनके नंबर और इंटेंसिटी को वो मेजर करते हैं। और डिटेक्टर जो होता है वो एक स्पेक्ट्रम बनाता है, अभी आपको मैं स्पेक्ट्रम बनाता हूं, जो कि रिप्रेजेंट करता है मासेस का, मतलब भार कितना है उन आयन का उस सैंपल में जो भी आयन्स बने हुए हैं। ये स्पेक्ट्रम जो होता है हर एक मॉलिक्यूल का एक तरीके का फिंगरप्रिंट की तरीके से काम करता है। और जहां पे अभी आप देखोगे मास स्पेक्ट्रम में पीक्स आते हैं, तो ये हर एक आयन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। अब आते हैं जो स्पेक्ट्रम आपका बना, जो ये डिटेक्टर बना के देता है। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है, ग्राफ होता है जहां पे मासेस ऑफ आयंस, मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका एक तरफ मास दिया होता है एक्स एक्सिस पे, और दूसरा वाई एक्सिस पे उनकी इंटेंसिटी या रिलेटिव अबेंडेंस दिया होता है। तो यस, एक्स एक्सिस पे क्या है, मास टू चार्ज रेशियो, जिसको m/z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आयंस के मासेस हो गए, मैंने बताया m/z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो आयंस होते हैं उनपे पॉजिटिव +1 का चार्ज होता है। इसलिए जब आप मास टू इतना करेंगे, तो जैसे मान लो मास है इसका 368, तो z इसका एक ही होगा, तो लगभग वही वैल्यू ही आती है जो आयन का मास होता है। y एक्सिस पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ आयंस ऑफ ईच मास वर डिटेक्टेड, हर एक आयन का जो भी मास उसका होगा वो कितना ज्यादा डिटेक्ट किया गया उसका पीक बताता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया ना, m/z मासेस दिए गए हैं। जैसे ये है एक आयन 400, इसका वेट दिया हुआ है, इसका 500 पे 600, 700, 800, 900, बहुत सारे छोटे पीक्स आप देख रहे होंगे। तो इस y एक्सिस से आप मिलाओगे, इससे इसकी इंटेंसिटी इतना है, इसका रिलेटिव अबेंडेंस, ये इसको बेस पीक बोलते हैं, टालेस्ट पीक है, और सारे जो इसमें आयंस होते हैं इसी के करेस्पॉन्डिंग में बनाए जाते हैं। इसको 100 माना जाता है, यहां तक आएगा ये, और बाकी सारे आयंस की जो इंटेंसिटी होती है इसी के कंपैरिजन में वो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जिसका 400 वेट है वो इसके रिलेटिव अबेंडेंस कितना है, यहाँ पे मैंने बताया था 10.2 के लगभग। और फिर ये वाला जैसे है, यहाँ इसका है, यहाँ इसका इतनी इंटेंसिटी है, यहाँ भी इसका इतना है, यहाँ इसका है, फिर बहुत सारे छोटे छोटे भी आपको दिख रहे हैं, पर ये वाला ज्यादा। ठीक है, तो अब चौथा क्या आओगे, जो स्पेक्ट्रम आपका ये आया, जो स्पेक्ट्रम ये बना है, अब इस स्पेक्ट्रम को प्रोटीन डेटाबेस में मैच करेंगे। मान लो आप प्रोटीन का एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि जो ये मास स्पेक्ट्रम बना ये कंपेयर किया जाता है डेटाबेस से, जो कि नॉन प्रोटीन्स हैं। जैसे हमें पता है कोई प्रोटीन है, हमने उसका ऑलरेडी मास स्पेक्ट्रम बना के रखा है, और आप किसी एक अननोन सैंपल में पता करना चाहते हैं कौन सा प्रोटीन है, तो आपने अननोन सैंपल का ऐसे मास स्पेक्ट्रम बनाया, और फिर एक डेटाबेस होगा जहां पे ऑलरेडी सारे नॉन प्रोटीन्स का मास स्पेक्ट्रम रहता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको आपको डालना पड़ेगा, तो कंपेयर करके बताएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर में जिसमें आप डालोगे ये मैच करा के देखेगा जो मास स्पेक्ट्रम आपका जनरेट हुआ सैंपल का और जो उसके डेटाबेस में होगा। ये जो पैटर्न और पीक होता है मैंने बताया हर एक मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि फिक्स होता है, उसका फिंगरप्रिंट होता है। तो ये अगर कोई नॉन प्रोटीन रहे, अगर कोई नया प्रोटीन नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, वो बता देगा कि ये कौन सी प्रोटीन है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि उस सैंपल में कौन सा प्रोटीन है। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं तो इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं बहुत डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि प्रोटियोमिक्स एंड प्रोटीन एनालिसिस में है कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री है ये इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, क्रूशियल रोल प्रोटियोमिक्स में, जहाँ पे लार्ज स्केल स्टडी होती है प्रोटीन की, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोटीन का, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा लिखा जाता है और वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं सेल के अंदर वो देखा जाता है। तो इससे ड्रग डिस्कवरी या डिजीज कैंसर लाइक है उनमें स्टडी करने में हेल्प मिलता है। प्रोटीन जो होते हैं पहले उनको स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़े जाते हैं, फिर उसको एनालाइज किया जाता है एमएस से, और जो स्पेक्ट्रा आया उसको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, और फिर मतलब उसी स्पेक्ट्रा को मिला के
तो ऐसा वो प्रोटीन था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और फिर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या उसमें हुए हैं वो भी पता चलता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे आइडेंटिफाई भी करने में और क्वांटिफाई भी करने में कितनी मात्रा है ड्रग्स का, वो और जो उनके मेटाबोलाइट्स हैं बायोलॉजिकल सैंपल में उसको आइडेंटिफाई क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है। ड्रग और प्रोटीन का इंटरेक्शन कैसे होता है, और ये क्वालिटी और प्योरिटी भी बताती है ड्रग्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स एक फील्ड है जहां पे कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है और कैसे बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये जो है हैवली रिलाई करता है एमएस पे, जिससे कि उसका एक्यूरेट मेजरमेंट किया जा सके। एनवायरमेंटल एनालिसिस में आप देखोगे पोल्यूटेंट्स का डिटेक्शन करने में और टॉक्सिक केमिकल जो एनवायरमेंट में फैले हुए हैं इवन वेरी लो कंसंट्रेशन पे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स के हो गए, हैवी मेटल्स के हो गए, और जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं वाटर एयर सॉइल में, उसका हमें पता चल जाता है क्वांटिटी। ठीक है, फूड सेफ्टी में भी ये करता है, जैसे कि आप डिटेक्ट कर सकते हो कंटामिनेशन क्या है, पेस्टिसाइड्स का, एंटीबायोटिक्स का, टॉक्सिन्स का, और फिर हमें फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी में भी ये हेल्प करता है। तो ऑथेंटिकेट होता है इससे फूड आइटम्स, और एडल्ट्रेशन जो उसमें मिलावट होती है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस में भी है काफी, जहाँ पे जो ट्रेस एविडेंसेस होते हैं किसी क्राइम सीन्स पे, वो उसका जैसे कि ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, पॉइजन्स हो गए, उसको भी ये ट्रेस कर सकता है और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में हेल्प हो सकता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करें तो बहुत सारे डिजीजेस हैं जिसको ये डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि बायोमार्कर्स हर एक डिजीज का होता है, ब्लड यूरिन टिश्यू से लेके हम उस बायोमार्कर का एनालिसिस करके हम कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है वो पता कर सकते हैं। फोर्थ आते हैं टॉपिक पे हम अपने, विच इज माइक्रो एरे। माइक्रो एरे एक टेक्नोलॉजी है जहां पे हम एनालाइज करते हैं जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न को, लार्ज स्केल पे हम ये चीज कर सकते हैं। और यहाँ पे साइंटिस्ट को ये टेक्निक अलाउ करता है कि कई सारे जो है हजारों जीन्स जो है उनकी एक्टिविटी को ये एक साथ जो है मॉनिटर कर सकता है, और काफी जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को गवर्न करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट हो रहा हो, डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो प्लांट एनिमल में रिस्पॉन्सेस होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन से ही गवर्न होते हैं। तो हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जीन का एक्सप्रेशन कैसे हो रहा है। और ये कई सारे फील्ड में, जीनोमिक्स में, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी यूज होता है। तो माइक्रो एरे सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। ये चिप होता है, ये स्लाइड आप कह लीजिए, आपने ग्लास का स्लाइड देखा होगा, वैसे ही चिप होता है, स्लाइड होता है, जहां पे कई हजार डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें प्रोब बोला जाता है, और ये इमोबिलाइज होते हैं ग्रिड पैटर्न, मतलब छोटे छोटे होते हैं, वहां पे हजारों हजार डीएनए के प्रोब्स होते हैं। मतलब जैसे जो हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं और वहां पे जो mRNA बनता है, तो वो वहां पे एक स्ट्रैंड होता है उसका, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में, और ये किसी न किसी एक जीन के होते हैं, जीन के फ्रैगमेंट होते हैं वो। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या काम करता है, हाइब्रिडाइजेशन वाला काम करता है। जैसे कि प्लांट में है, उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गया, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो कई सारे जीन होंगे उनका एक्सप्रेशन होगा, तो कई सारे मैसेंजर आरएनए बनेंगे, तो उन मैसेंजर आरएनए को हम फिर, क्योंकि वो आरएनए रहता है, उसको सी डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, फिर उसका एक वो लेके पूरा इसे में फ्लावरिंग टाइम पे पूरे जितने भी जीन एक्सप्रेस होते हैं सब इसे में डाल देते हैं, मान लो, ठीक है। या तो कुछ ऐसी चीज जो दिखे ना, मान लो जैसे किसी एक टिश्यू में कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, तो कैंसर में फिर अलग टाइप के जीन का एक्सप्रेशन होता है या उनकी क्वांटिटी पे असर पड़ता है, तो वो सारे रहते हैं। कैंसर के टाइम के जीन्स या हेल्दी टाइम के जीन्स क्या है, तो उनका सीडीएनए बना के जो आरएनए सीक्वेंसेस हैं सैंपल में बाइंड इसमें करा के ऐसे स्ट्रिप बना देते हैं, चिप के जैसा हो जाता है, और फिर हम इससे प्रेजेंस या एब्सेंस या अबंडेंस कितना है स्पेसिफिक जीन का, उनका एक्सप्रेशन कितना हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं। आगे आप और अच्छे से समझेंगे। दो टाइप के माइक्रो अरेज मेनली हो सकते हैं, डीएनए के माइक्रो अरेज और प्रोटीन के माइक्रो अरेज, जहां पे हम प्रोटीन में तो डिटेक्ट या क्वांटिफाई करते हैं प्रोटीन किसी सैंपल में। अब ये काम कैसे करता है, मैंने अभी तो आपको केवल यही बताया कि बहुत स्मॉलर चिप के माध्यम से काम करता है। डीएनए के प्रोब्स का हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रिंसिपल है इसमें। जो आपका माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ये मेजर करता है एक्सप्रेशन लेवल का बहुत सारे जीन का एक ही साथ, और रिसर्चर को हेल्प करता है
कि कौन से जीन्स जो है एक्टिव मतलब एक्सप्रेस हो रहे हैं अलग अलग कंडीशन में, कौन से नहीं हो रहे हैं, या हेल्दी वर्सेस डिजीज सेल में। जैसे कि फर्स्ट पार्ट होता है इसमें सैंपल कलेक्शन। पहली बात तो आपको सैंपल कलेक्ट करना होगा जिसको आपको टेस्ट करना होता है। जैसे कि एक रिसर्चर अगर चाहता है कि वो कैंसर पे स्टडी करे तो वो टिश्यू के सैंपल दोनों से, कैंसरस सेल से और हेल्दी सेल से ले सकता है कंपैरिजन करने के लिए। अब उसके बाद वो उन सेल से मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करेगा। जैसे कि अगर एक रिसर्चर है कि सैंपल से उसने मैसेंजर आरएनए को निकाला, और क्योंकि जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रोटीन प्रोडक्शन से ही होते हैं, तो मैसेंजर आरएनए बनता है, जिससे फिर आगे चल के प्रोटीन बन जाती है। तो अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए हमें बताता है कौन सा जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन सा नहीं हो रहे हैं। कैंसर के समय में कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं, या हेल्दी सेल्स में कितना हो रहे हैं। अब उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है उसकी लेबलिंग होती है। हर एक मैसेंजर आरएनए को लेबल किया जाता है फ्लोरेसेंट डाई से। जैसे कि मैसेंजर आरएनए जो हेल्दी सेल से आया उसको ग्रीन फ्लोरेसेंट डाई से हमने लेबल कर दिया, और जितने मैसेंजर आरएनए कैंसरस सेल से हमें मिले उसको रेड फ्लोरेसेंट डाई से हमने टैग कर दिया। अब आता है बारी हाइब्रिडाइजेशन का माइक्रो एरे पे। अब ये जो लेबल्ड मैसेंजर आरएनए सैंपल्स हैं ये उसी स्लाइड पे डाले जाते हैं और वहां पे वो जाके बाइंड करते हैं, और जिस जीन के वो प्रोडक्ट होंगे वहां पे डीएनए के मैचिंग स्पॉट पे। अब जो है जीन अगर हाईली एक्सप्रेस होता है सैंपल में तो बहुत ज्यादा मैसेंजर आरएनए बाइंड करेंगे उन स्पॉट पे। जैसे मान लो एक ग्रिड है, मैंने बताया कि हजारों जीन एक साथ वहां पे बने हुए। अब जितने भी जीन हैं अगर वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसमें वॉइस कई सारे मैसेंजर आरएनए रहेंगे, और फिर वो जाके उतना ज्यादा बाइंड करेंगे, और फिर वो स्पॉट क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्राइट होके आएगा। जैसे मान लो ग्रीनिंग हुआ हेल्दी सेल से, तो अगर ज्यादा से ज्यादा मैसेंजर आरएनए बन रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बाइंड करेंगे वहां पे, और फिर ज्यादा आप ग्रीनिश आप वो पाओगे। अब उसका हम स्कैन करते हैं, ये आपको ऐसा दिखेगा। फ्लोरेसेंट डाई के बाद उसका स्कैनिंग होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद माइक्रो एरे को स्पेशल मशीन में डिटेक्ट किया जाता है, और फिर वहां पे जैसे है कि 3 प्रकार के सिग्नल आ सकते हैं। अगर जो जीन है मान लो वो ज्यादा एक्टिव है हेल्दी सेल में, तो आपको जो स्पॉट दिखेंगे वो ग्रीन कलर के दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हेल्दी सेल्स के जीन जो है वो ज्यादा एक्टिव है। अगर कोई जो जीन है वो कैंसरस सेल में ज्यादा एक्टिव है तो वो क्या दिखेगा आपको, कि वो स्पॉट आपको रेड दिखेगा। अगर जीन जो है दोनों में एक्टिव है, दोनों सैंपल में, कैंसर वाले में एक्टिव है और हेल्दी सेल में भी एक्टिव है, तो वो वाला स्पॉट आपको क्या दिखेगा, येलो दिखेगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, रेड भी वहां पे बाइंड कर रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटा एनालिसिस उसके बाद हम करते हैं माइक्रो एरे का, फिर एक विजुअल आउटपुट निकलता है, जैसे कि ग्रिड ऑफ कलर का स्पॉट निकलता है, और हर एक स्पॉट एक जीन को रिप्रेजेंट करता है, और कलर इंटेंसिटी हमें बताता है कि कितना जीन एक्सप्रेस हो रहा है हर एक सैंपल में। जैसे ये है, एग्जांपल के तौर पे सर्टेन जीन स्पॉट इज ब्राइट, जैसे ये स्पॉट है अगर एकदम ब्राइट रेड आ रहा है, मतलब ये कोई एक जीन है, मान लो कोई एक्स जीन है। अब ये एक्स जीन जितना हल्का कलर का होगा इसका मतलब ये जीन क्या है, लेस एक्टिव है। अगर बहुत ब्राइट रेड है मतलब मोस्ट एक्टिव है ये जीन। और अब इसके कलर से पता चलेगा कि जैसे ये लाल है इसका मतलब ये कैंसर जो सेल है उसमें ये ज्यादा एक्टिव है। जैसे ये जीन है ये नॉर्मल सेल का है, क्योंकि ये ग्रीन से हमने टैग किया, ये नॉर्मल सेल में ये वाला जीन ज्यादा एक्टिव है, और ये रेड वाले कैंसर। और जो येलो वाले स्पॉट आए इसमें आपको रेड प्लस ग्रीन दोनों प्रकार के जो सेल्स हैं आपके, दोनों में के सेल में होने की वजह से लाल और हरा जो है इसमें मिक्स हो गया, इसलिए वजह से ये येलो स्पॉट आ रहा है। तो ये जो जीन है ये कैंसर सेल में भी एक्टिव है और ये नॉर्मल हेल्दी सेल्स में भी है। तो वही है, सर्टेन अगर स्पॉट ब्राइट रेड है दैट मीन वो हाईली एक्सप्रेस हो रहा है कैंसर सेल में कंपेयर टू हेल्दी सेल। अगर ग्रीन स्पॉट है तो वो मोर एक्टिव है हेल्दी सेल में, अगर येलो स्पॉट है तो दोनों
एक्टिव है बोथ सेल टाइप। सिर्फ नॉर्मल सेल का मैसेंजर आरएनए ले लिया, कैंसर सेल का मैसेंजर आरएनए ले लिया, दोनों से मैसेंजर आरएनए आइसोलेशन किया और फिर हम उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके cDNA बना लेते हैं और दोनों को लेबल कर लेते हैं, हेल्दी सेल वाले को ग्रीन से और कैंसरस सेल को रेड से। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं चिप पे, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये रिजल्ट आता है, हम इसको स्कैन करके, ये हर एक जीन होता है, अलग अलग जीन होता है ये, और जैसा कलर आता है वैसे हम समझ लेते हैं ये जीन किसमें वाले में एक्टिव है, कलर वाले से उसकी इंटेंसिटी भी हमें ये बताती है कि कितना ज्यादा एक्टिव है। अब इसी को हम इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को कि जो जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न है वो कैसा है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा कम एक्सप्रेस हो रहा है कैंसरस सेल में कंपेयर टू हेल्दी सेल में, और फिर पिन पॉइंट आप कर सकते हो कि ड्रग जो थेरेपी के टारगेट्स हैं वो, और आप अच्छे से समझ सकते हो कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है डिजीज का। मान लो किसी ऐसा भी हो सकता है कि ये निगेटिव वाला ड्रग है, जहां पे ड्रग नहीं दिया गया उस कंडीशन में कौन से जीन ज्यादा एक्टिव होते हैं, और अगर ड्रग दिया गया उस केस में कौन सा जीन ज्यादा एक्टिव है। माइक्रोएरे का अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं तो जीन एक्सप्रेशन का प्रोफाइलिंग करने में, मतलब जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न जो होते हैं डिफरेंट कंडीशन में कैसे होते हैं। जैसे हेल्दी एक था, हमने देखा डिजीज टिश्यू में, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में देख सकते हैं वेजिटेटिव कंडीशन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव कंडीशन में क्या होता है, ड्रग के रिस्पॉन्स में भी कौन से जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है बिना ड्रग के या वो ड्रग के। तो हम ऐसे उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जीन्स को कौन से अप रेगुलेट हो रहे हैं, कौन से डाउन रेगुलेट हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में। सेकेंड, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। माइक्रोएरे जो होते हैं ये कंपैरेटिव जीनोमिक्स हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज होते हैं, जिससे हम जेनेटिक वेरिएशन में वो देख सकते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन है कि नहीं है, डिलीशन हो तो नहीं हुआ, डुप्लीकेशन तो नहीं, म्यूटेशन तो नहीं है जीनोम में। और ये कैंसर रिसर्च में भी हेल्प करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोसिस में करने में हेल्प करता है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है उसमें भी ये हेल्प करता है। एसएनपी जीनोटाइपिंग, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जहां पे सिंगल डीएनए बेस में एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे भी ये हेल्प करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है, तो डिजीज ससेप्टेबिलिटी कितनी है, या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सब पे हमें पता चलता है। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में रहता है। माइक्रोएरे जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं ड्रग के टारगेट्स को पहचानने के लिए, जो बायोमार्कर्स होते हैं उनको पहचानने के लिए, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न का हम स्टडी करके अलग अलग ड्रग के रिस्पॉन्स में रिसर्चर देख सकते हैं कि कौन सा जीन ज्यादा एक्टिव है, कौन सा कम एक्टिव होता है, तो उसको जीन को भी पहचाना जा सकता है। पैथोजेंस का भी डिटेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज करने से स्पेसिफिक डीएनए आरएनए के सीक्वेंसेस जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं उनसे लिया जाता है, जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं डिटेक्ट करने में क्या उनके पार्ट्स हैं कि नहीं है वहां पे, वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई के उधर। तो ये था आपका वो। फिर आते हैं हम टॉपिक नंबर 5 पे, जो कि है सीक्वेंस सबमिशन टूल्स आपका। तो सीक्वेंस, जब हम कोई भी डीएनए या आरएनए कोई सैंपल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमने एक सेल था उससे डीएनए निकाला या आरएनए निकाला या प्रोटीन निकाला, फिर हम उसके सीक्वेंसिंग करते हैं, जो हमने पढ़ा पहले। सीक्वेंसिंग करने के बाद हमें सीक्वेंस का वो पता चल जाता है, तो ये आप सबमिट करते हो। कहां पे सबमिट करते हो? डेटाबेसेस हैं कई सारे, जैसे कि NCBI वगैरह हो गए, तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है कैसे आप उन सीक्वेंसेस को सबमिट करोगे। तो उसके लिए अलग अलग चीजें बनाई, से एक है बैंकेट, एक जगह पे हम सीक्वेंस पे अपलोड करते हैं, एक है वेबिन पे भी अपलोड करते हैं। तो सीक्वेंस डेटाबेसेस बनाए गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिससे कि हम शेयर कर सके या बायोलॉजिकल डेटा को प्रिजर्व कर सकें। अगर सभी लोग सीक्वेंस करेंगे, अपने अपने पास रखेंगे, तो साइंस के काम को तो आएगा नहीं। तो जितने भी इस दुनिया में साइंटिस्ट हैं जो भी सीक्वेंसिंग वगैरह करते हैं, वो शेयर करते हैं डेटाबेसेस में अपलोड करके, उससे वो डेटा प्रिजर्व भी रहता है, और इससे साइंटिफिक कोलैबोरेशन होता है और डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। बहुत सारे रिपोजिटरीज हैं, जैसे जेनबैंक हो गया, IMBL हो गया, DDBJ हो गया, ये एक जो है
एडहियर हुए हैं इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन से, उनके स्टैंडर्ड से, और जो ये इंश्योर करता है कि डेटा की एक्सेसिबिलिटी हो सके और ये एक्सचेंज भी हो सके अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऐसा नहीं कि वो छुपा रहे। और उसका एक सबमिशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो जिस टूल्स को आप पढ़ोगे वो डेवलप किए गए हैं। ये टूल की मदद से क्या करते हैं, इन टूल की मदद से कोई भी रिसर्चर हुआ वो अपना जो भी सीक्वेंसिंग कराया रहेगा वो उन इनकी टूल्स की मदद से वो सबमिट करता है उन डेटाबेसेस में, उनको एनोटेट कर सकता है। अभी आप एनोटेटिंग भी पढ़ेंगे क्या होता है, मतलब जो भी जीन या प्रोटीन है उनके पार्ट में क्या फंक्शन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने सीक्वेंस डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं, जो कि उस डेटाबेस का रिक्वायरमेंट होगा वो तो वहां पे आपको भरना पड़ेगा। तो ग्लोबल नॉलेज बेस में हेल्प मिलता है। पहले टूल की बात करते हैं बैंकेट, ये क्या होता है क्या क्या करता है। बैंकेट जो है एक वेब बेस्ड सबमिशन टूल है, मतलब जो नेट पे चलेगा, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं, दो चीजें होते हैं, वेब बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड। वे मतलब आपको कोई ना कोई ऐसे वेबसाइट का नाम दिया रहेगा बैंकेट, और एनसीबीआई पे आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपको गूगल पे आप सर्च करोगे एनसीबीआई बैंकेट तो आपको मिल जाएगा। वहां पे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो है जिन बैंक डेटाबेस में डालने के लिए है, न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए आरएनए, ये जल्दी से जो है क्विक सबमिशन के लिए है, और पर्टिकुलरली ये उनके लिए है जो कि छोटे स्मॉल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को वहां पे करना, जैसे 50 5 10 50 60। और बैंकेट के पास में स्टेप बाय स्टेप इंटरफेसेस हैं जिससे आप सीक्वेंस डेटा को एंटर कर सकते हो, उससे एसोसिएटेड जो चीजें वो पूछेगा वो डाल सकते हो, और एनोटेशंस भी डाल सकते हो उसमें कि कौन सा पार्ट क्या एक्सॉन है कौन सा इंट्रॉन है, ये सब चीजें। फीचर्स क्या है बैंकेट का, पहली बात तो ये वेब बेस्ड है, मतलब इसका यूआरएल होगा जिसकी मदद से आपको वहां पे जाना होगा, कोई आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर वगैरह को नहीं इंस्टॉल करना है। फिर इसमें स्टेप बाय स्टेप सबमिशन आता है, 7-8 पेजेस, एक कुछ आप फॉर्म भरेंगे फिर अगला पेज आएगा, तो छोटी छोटी चीजें कई कई हिस्सों में मांगता है, और 7-8 स्टेप को पार करके तो स्टेप बाय स्टेप है। तो सीरीज ऑफ फॉर्म्स हैं जहां पे आप अपने डेटा को डाल सकते हो, ऑर्गेनिज्म नेम्स, सीक्वेंस डिटेल या जीन के नोटेशन अलग अलग आता है टैब खोल के। फिर इसमें ये भी फीचर है कि इसकी प्री फिल्ड टैक्सोनॉमी आती है, जहां पे ऑटोफिल आपका होगा ऑर्गेनिज्म का नेम, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, और टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में अगर आपको दे दिया जाए तो आप कुछ इधर उधर ना भर दो। फिर लास्ट में जब आप सारा डेटा फिल कर लेते हो तो फ्लैट फाइल बनता है इसका। बैंकेट अपने आप से एक जिन बैंक फ्लैट फाइल बनाता है जो कि टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, जहां पे सारा जो आप भरे होगे ना 8-9 स्टेप्स में, वो सारा एक बन के आ जाएगा उससे, जो एक ही फॉर्मेट में जो भी इस दुनिया में जो भी बैंकेट का यूज करके सारे डिटेल्स भरेगा, लास्ट में जो पेज पे पहुंचेगा इस तरीके से आपसे वो फॉर्म भरवाएगा कि एक फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर यूनिक फॉर्मेट में निकल के आएगा, और आप इसको रिव्यू भी कर सकते हो। और ये कई सारे अलग अलग टाइप का सबमिशन को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, आरआरएनए जीन्स, एमआरएनए सीक्वेंसेस, और कई सारे सीक्वेंसेस ये एक्सेप्ट करता है। सबमिट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा एनसीबीआई पे, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा जीमेल वगैरह की मदद से, और फिर आपको सीक्वेंस इनपुट करना पड़ेगा, जो भी आपका सीक्वेंस होगा प्लेन टेक्स्ट में या फास्टर फॉर्मेट में, नेक्सस फॉर्मेट में, फिलिट फॉर्मेट में, क्लस्टर डब्ल्यू के फॉर्मेट में भी आपको फॉर्मेट भी पढ़ाने हैं, इन सब फॉर्मेट में आप उसमें अपलोड कर सकते हो। उसके बाद मेटा डेटा एंट्री होती है सीक्वेंस इनपुट के बाद से, ऑर्गेनिज्म का नेम आपसे पूछेगा, सीक्वेंस का लेंथ कितना है, कितने बेस पेयर का है, और कौन सा आइसोलेट था, उसका स्ट्रेन था, किस डेट को कलेक्ट किया आपने, जियोग्राफ कहाँ से कलेक्ट किया, सोर्स मॉडिफायर्स हैं जो कि एडिशनल डेटा बताते हैं वहां पे, उस सैंपल के बारे में वाउचर वगैरह वो भी आपको डालना चाहिए सारी चीजें। और फिर मतलब ये सारी चीजें बताते हैं सोर्स मॉडिफायर्स कि आपने कब वो कहाँ से लिया सैंपल, कैसे आपको मिला। एनोटेशंस भी आप फिर वहां पे डाल सकते हैं, जैसे कि कोडिंग सीक्वेंस कौन से हैं, उनमें एक्सॉन कौन से हैं, इंट्रॉन कौन से हैं, उनकी बाउंड्री आप बता सकते हो, क्या कोई इसमें रेगुलेटरी एलिमेंट्स है कि नहीं है, टीआरएनए तो नहीं है, ये सब सारी चीजें तो आप उसको एनोटेट भी कर सकते हो। प्रोपेगेटिंग फीचर्स भी उसमें रहते हैं। प्रोपेगेटिंग फीचर मतलब अगर आप मल्टीपल सीक्वेंसेस जो है सबमिट कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ एन अलाइनमेंट, तो वहां पे प्रोपेगेट फीचर्स भी आप, जैसे आप मल्टीपल सीक्वेंस वहां पे अपलोड कर रहे हो तो कुछ चीजें आप जो है उसमें क्या कर सकते हो,
लॉन्गेस्ट जो सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से आप मैन्युअली उस चीज को एडिट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो फीचर्स को, ठीक है, एक साथ। फीचर टेबल भी वहां पे होता है, जो कि ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप के नोटेशंस हैं, तो वहां पे एक टैब लिमिटेड 5 कॉलम फीचर टेबल होता है जिसको प्रिपेयर करके आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इंटरवल्स वगैरह होता है, फीचर्स होता है, सीक्वेंस में क्या क्या है, कहाँ पे क्या है, वो चीजें आप कर सकते हो। फिर लास्ट में आप उसको रिव्यू करते हो, क्या 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 मैंने सारा कुछ लिखा था, क्या वो डिटेल सही है, और फिर लास्ट में आप उसको सबमिट कर देते हो। दूसरा आता है सीक्वेंस, जो कि ये भी एनसीबीआई का था पर अब ये बंद कर दिया गया है एनसीबीआई के द्वारा। ये एक एप्लीकेशन था एनसीबीआई के द्वारा डेवलप किया हुआ न्यूक्लियोटाइड सबमिशन के लिए, और जो एसोसिएटेड एनोटेशंस है जेनबैंक, उससे अब सीक्वेंस तो जाएगा, उसके साथ एनोटेशन भी जाएगा जेनबैंक में। बैंकिट से हट के, जो कि एक वेब बेस्ड था, ये एक सॉफ्टवेयर था आपका सीक्वेंस, जिसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। और ये जिससे कि एनसी जो था जेनबैंक आपका छोटा था, ठीक है, इससे पहले जेनबैंक बैंकिट जो है तो छोटे स्मॉलर नंबर के सीक्वेंसेस था के लिए था। ये जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सबमिशन के लिए था, जैसे जीनोम के प्रोजेक्ट हैं, एक्सप्रेशन सीक्वेंस टैग्स हैं, और बहुत सारे नंबर के सीक्वेंस अगर आप एक साथ अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए सीक्वेंस था। इसके ये फीचर क्या था, पहले मैंने बताया कि ये डाउनलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर था। ये इसमें एडवांस एनोटेशंस के वो थे, डिटेल्ड एनोटेशंस आप इसमें डाल सकते थे, जैसे कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, कोडिंग सीक्वेंस क्या है, हेक्साडेसिमल का स्ट्रक्चर क्या है, नॉन कोडिंग आरएनए वगैरह आप डाल सकते हो। बल्क सबमिशन एक साथ, ये लार्ज सबमिशन जो है एक्सेप्ट करता था, मतलब बड़े बड़े ज्यादा नंबर के जो है सीक्वेंसेस जो जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह में, क्योंकि वो बड़े बड़े उसमें डेटा रहते हैं तो वो अपलोड करने था। और टेम्पलेट सबमिशन में था, सीक्वेंस जो था वो अलाउ करता था कि आप एक सबमिशन टेम्पलेट भी बना सकते हो, जैसे कि आप हर बार वही चीजें रिपीटेड इन्फॉर्मेशन ना डालो। जैसे आपका अगर एड्रेस मांग रहा है तो हर बार आप एड्रेस ही ना डालो, तो वहां पे एक बार आप फिल कर दोगे, अगली बार जब आप फिल करोगे तो वही सेम चीज आप आराम से पुट कर सकते हो। फिर डेटा वैलिडेशन का भी था, उसमें एक बिल्ट इन वैलिडेशन टूल था जिससे आप सीक्वेंस का फॉर्मेट चेक कर सकते हो, एनोटेशन की एक्यूरेसी सही है कि नहीं है, जो कि जेनबैंक के सबमिशन स्टैंडर्ड्स के साथ कंपाइलेंस में आता है कि नहीं आता है। सबमिशन प्रोसेस क्या था, पहला वही तो था, आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है सीक्वेंस को, फिर आप सीक्वेंस के डेटा को डालेंगे या उससे एसोसिएटेड जो डेटा है वो जैसे कि एनोटेशंस हो गए, थर्ड में वो आप डालोगे, उससे एसोसिएटेड सारी चीजें, और फिर आप जेनबैंक पे सबमिट कर देते हो। थर्ड एक और जो है वेबिन उसको बोलते हैं, इसका भी यूज करके हम सीक्वेंस सबमिशन करते थे। और ये जो होता है किसके द्वारा मिलता था, ये एनसीबीआई के द्वारा नहीं है, ये यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट एबीआई है, उस पे डेटा डालने के लिए है, और ईएमबीएल ईबीआई डेटाबेसेस पे डालने के लिए है। विभिन्न जो होता है ये भी वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा को सपोर्ट करता है, आप इस पे अपलोड कर सकते हो, जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ट्रांसक्रिप्टोम्स, होल जीनोम सीक्वेंसेस प्रोडक्ट। और ये भी जो है लार्ज स्केल डेटा सबमिशन के लिए है, और जो कि है जो हाई थ्रू आउटपुट सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उनके लिए ये पॉपुलर है। फीचर इसका क्या था, ये वेब बेस्ड है और कमांड लाइन इंटरफेस है, मतलब ये दोनों देता है कि आप वेब, जैसे कि वेब वाला था बैंकिट इससे पहले, कि आपको इसे वेब पे चलाना है, और कमांड लाइन भी है बल्क सबमिशन के लिए, जिससे कि आपका जो वर्क फ्लो है वो ऑटोमेटेड हो जाए। दूसरा, सबमिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, विभिन्न की मदद से आप जो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड से लेके इंटायर जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम और मेगा जीनोमिक डेटा सेट्स को वहां पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप जो है ये विभिन्न जो है अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपने सीक्वेंसेस को लिंक कर सके किसी के स्पेसिफिक बायो प्रोजेक्ट से या बायो सैंपल से, जिससे कि इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट हो सके, और ये भी हो कि सारे जो डेटा हैं एक जो प्रोजेक्ट से वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहे। वैलिडेशन टूल्स भी इसमें थे, सीक्वेंस के जैसे बिल्ट इन वैलिडेशन टूल थे, जो कि जो सीक्वेंसेस और उसके मेटा डेटा हैं वो उसको आप कंफर्म कर सकते थे। फ्लेक्सिबल सबमिशन, इसमें फॉर्मेट भी अलग अलग था, वाइड रेंज ऑफ फाइल फॉर्मेट, फाइल जो आप रखते हो सीक्वेंस का या उसका एनोटेशन, कई सारे फाइल्स आते हैं, तो जैसे फास्टा, ईएमबीएल और टैब डिलिमिटेड फॉर्मेट्स को ये एक्सेप्ट करता था। इसमें है क्या, आपको लॉग इन और रजिस्टर करना है, सीक्वेंस आपको अपलोड करना है,
और फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड डेटा है, मेटा डेटा और एनोटेशन, वो भी आप फिल करोगे। लिंक आप कर सकते हो अपने बायो प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद सबमिट करके आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हो। तो ये था, खत्म हो गया। अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 पे, विच इज सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, जो भी आपका मैंने सीक्वेंस बताया, जैसे मैंने अभी जो भी आप चीजें पढ़ा रहा था उसमें मैंने बार बार बोल रहा था कि ये जो सीक्वेंस है ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो फाइल फॉर्मेट्स होता क्या है, जो भी आपका बायोलॉजिकल सीक्वेंस डेटा हो, चाहे वो डीएनए का हो, चाहे आरएनए का हो, या प्रोटीन का सीक्वेंस है, जो उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव करके रखा जाता है। जो भी सीक्वेंस के बाद रिजल्ट आता है उसको एक फॉर्मेट में सेव करके रखा जाता है, और हर एक फॉर्मेट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसका स्पेसिफिक यूज होता है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का एनालिसिस हो रहा है या कौन से कंप्यूटेशनल टूल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि अलग अलग एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर में। तो वही है, अलग अलग फॉर्मेट उसके लिए होते हैं, कैसे उस चीज का यूज किया जाए अच्छे तरीके से। और हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे फ्लैट फाइल हम देखेंगे, फास्टा, जीसीजी, ईएमबीएल, रास्टर, फिलिप्स, स्पोर्ट। पहला फ्लैट फाइल फॉर्मेट, ये जो होता है सबसे ज्यादा सिंपल, मोस्ट वाइडली यूज फाइल स्ट्रक्चर है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ये केवल प्लेन टेक्स्ट की फाइल होती है, इसमें कुछ होता नहीं, केवल सीक्वेंस होता है, जो भी सीक्वेंसिंग के बाद एटीजीसी का सीक्वेंस आ गया, या एमिनो एसिड में जो भी आया, एएमवीएस ऐसे करके वो आ गया। इसमें कुछ भी ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ होती नहीं है। ठीक है, बस सिंपल ये टेक्स्ट ही रहता है। कैरेक्टर क्या होते हैं इसके फ्लैट फाइल के, प्लेन ये टेक्स्ट होता है, कुछ में होता नहीं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ये होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट नहीं इसकी होती नहीं, किसी को भी आप पढ़ा लो, कोई इसमें मेटा डेटा इसके साथ एसोसिएटेड नहीं रहता। ठीक है, तो और इसकी यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब इजी टू जनरेट, इजी टू एडिट, इजी टू शेयर। तो यूनिवर्सल कंपैटिबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इनका यूज कर सकते हो। ये स्मॉल स्केल डेटा स्टोरेज के लिए बहुत सही होती हैं, जब जैसे कि एनोटेशंस या जो है फीचर डिस्क्रिप्शन वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फीचर फ्लैट फाइल जो होता है सही होती है। सेकेंड है फास्टा फॉर्मेट, फास्टा भी आप पढ़ चुके होंगे लेक्चर्स में। फास्टा फॉर्मेट ये भी एक तरीके का है, मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट है आप कह सकते हो, जिसमें इस न्यूक्लियोटाइड को हम इस प्रकार से सेव करके रहते हैं इस फॉर्मेट में। यहाँ पे होता क्या है, हेडर लाइन होता है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो फास्टा फाइल का। हेडर लाइन है जो कि स्टार्ट होती है ग्रेटर देन साइन के इससे, हमेशा फास्टा फॉर्मेट का यही एक तरीका है, ये इस साइन से स्टार्ट होती है, फिर देखो बिगिंस विद अ सिंगल हेडर लाइन स्टार्ट विद दिस कैरेक्टर। और यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारा, ये देखो सीक्वेंस के बाद हमें किसी एक एरिया, किसी एक डीएनए का ये सीक्वेंसिंग करने के बाद ये रिजल्ट आया है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है सीक्वेंस का, इसे यहाँ पे दिया ह्यूमन बीटा ग्लोबिन जीन का ये सीक्वेंस है। तो वही है, एक ये साइन रहेगा ग्रेटर देन का, और फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा सीक्वेंस का, ये हेडर लाइन इसको बोलते हैं। और फिर आ जाता है सीक्वेंस वाली लाइन, सीक्वेंस वाले आफ्टर द हेडर सीक्वेंस होता है, जो कि सिंगल लेटर कोड्स में लिखा होता है। न्यूक्लियोटाइड होगा तो न्यूक्लियोटाइड का कोड, एमिनो एसिड होगा तो एमिनो एसिड का कोड। जैसे हेडर लाइन मैंने आपको बताया, स्टार्ट ग्रेटर लाइन के सिंबल से, फिर डिस्क्रिप्शन होगा उसका, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ह्यूमन बीटा ग्लोबिन जीन लिखा हुआ है। और सीक्वेंस जो होगा मैंने बताया, अगर न्यूक्लियोटाइड है तो एटीजीसी के फॉर्म में रहेगा, और अमीनो एसिड रहेगा तो उसका जो भी सिंगल लेटर कोड होता है उसमें रहेगा। और फास्टा फाइल में जो सीक्वेंस होता है यूजुअली जो होता है 60 कैरेक्टर्स के ब्लॉक में रहते हैं। जैसे यहाँ पे आके आप पूछो खत्म कैसे हो गया, यहाँ लगभग 60 या अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएशन भी इसमें होता है। एप्लीकेशन क्या है कि ये जनरली यूज होता है जब आप सीक्वेंसेस को अलाइन करने जाओगे, ब्लास्ट वगैरह करने जाओगे, और अगर आप सीक्वेंस डेटा को जो पब्लिक रिपोजिटरीज है वहां पे डिपॉजिट करने जाओगे तो वहां पे फास्टा फॉर्मेट यूजली मांगता है, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी होती है, इसको आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, और बहुत सारी टूल्स में इससे कंपैटिबल होता है, आप आराम से फास्टा फॉर्मेट पे रख सकते हो। तो ये सिंपल है, इजी टू यूज है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो है रॉ सीक्वेंस डेटा ही होता है, बहुत सारी इसमें रिच एनोटेशन या मेटा डेटा डालने की इसमें कैपेसिटी नहीं होती। थर्ड पे आते हैं हम,
जीसीजी फॉर्मेट, जिसको जेनेटिक्स कंप्यूटर ग्रुप फॉर्मेट बोलते हैं। अब ये फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको पता है हर चीज के लिए बनते रहते हैं, कभी कौन सा सॉफ्टवेयर कभी कौन सा सॉफ्टवेयर, उसमें सीक्वेंस को रखने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है, इस वजह से अलग अलग आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहे हैं। जीसीजी फॉर्मेट है, ये जेनेटिक्स कंप्यूटर ग्रुप द्वारा डेवलप हुआ था, जो कि यूज किया जाता था बायोलॉजिकल सीक्वेंस को एक कंपैटिबल फॉर्मेट में, जो कि जीसीजी एक सूट बनता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल था, उसमें सेव करने के लिए बना था। ये फॉस्टर फॉर्मेट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेटा डेटा की कैपेबिलिटीज होती है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो पहले मेटा डेटा आता है, फिर आता है सीक्वेंस। मेटा डेटा क्या होता है, जैसे कि सीक्वेंस का नेम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लेंथ कितना है, तब आता है आपका सीक्वेंस। जैसे आपने देखा फास्टर फॉर्मेट में क्या था, ग्रेटर देन का साइन, सीक्वेंस का डिस्क्रिप्शन और फिर सीक्वेंस आ गया। इसमें मेटा डेटा क्या है, और भी कई सारी चीजें, सीक्वेंस का नेम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका लेंथ हो गया। तो ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जीसीजी फॉर्मेट का, क्योंकि यहाँ पे इनके कोड होते हैं 2 लेटर के। आईडी हो गया, XX में कुछ नहीं होता है, जहां पे XX लिखा है मतलब ये ब्लैंक, इसे यहाँ पे XX है, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे XX डालो तो ब्लैंक के लिए XX लिखते हैं। आईडी लाइन में यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, D इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है। फिर सीक्वेंस आ गया, सीक्वेंस जो है 237 बेस पेयर का है, इसमें 41 एडेनिन है, 77 साइटोसिन है, 67 G है, 52 T है और 0 अदर है, और कोई है नहीं। इसका लेंथ जो है 237 का है, कुछ चेक करके लिखा हुआ है 4514, और फिर उसके बाद 1 से मैं बताया 60 तक इसमें है। फिर 61 से यहां से शुरू होता है, फिर यहाँ पहुंचा 120, फिर यहाँ 121 से क्या हो गया 180, 181 से यहाँ आया, फिर जितना यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे 60 के ब्लॉक में चीजें रखी हुई है। अब इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। आईडी लाइन जो लिखा था आईडी, उसको आईडी लाइन बोलते हैं। ये जहाँ पहला वाला आईडी लाइन है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे जैसे ये पहले लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर है। फिर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, ये इंडिकेट करता है कि ये एक स्टैंडर्ड एंट्री है। फिर लिखा हुआ है डीएनए, मॉलिक्यूलर टाइप नाम एक डीएनए है। डिवीजन, फिर जो FUN लिखा है, ये डिवीजन के बारे में बताया जाता है, कौन सा डिवीजन। जैसे फन लिखा है तो इसलिए फंजाई के लिए। लेंथ लिखा हुआ मतलब ये बता रहा है कि जो लेंथ है सीक्वेंस का वो 237 बेस पेयर है। देखो यहाँ पे इतनी चीजें लिखी हुई है जो मैंने बताया। फिर आ जाते हैं XX का मतलब ब्लैंक हो गया। AC पे आते हैं। AC क्या हो गया, ये देखो सेपरेटर है, सेक्शन के सेपरेटर के लिए XX। AC लाइन क्या है, एक्सेशन नंबर जो हो गया, इस सीक्वेंस का एक्सेशन नंबर ये है। फिर DV लाइन हो गया, जो कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन लाइन, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है सीक्वेंस का। जैसे कि इस केस में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा है एस्परजिलस अवामोराई इंटरनल ट्रांसक्रिप्शन स्पेशल नंबर ITS1 और 18S। ये देखो क्या लिखा है, ये कह रहा है कि एस्परजिलस अवामोराई का कौन कौन सा है, ITS है, इसका ATS RNA का ये पार्ट है, और 5.8 RNA का ही ये सीक्वेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का सीक्वेंस है। तो ऐसे ही सीक्वेंस लाइन आ जाता है, जहां पे मैंने बताया लेंथ आपको बताया, बेसिस का कंपोजिशन कौन कितना नंबर में है वो बताया गया है। फिर एक चेकसम वैल्यू होती है जो कि डेटा एंट्री के वेरिफिकेशन के लिए होती है। फिर सीक्वेंस डेटा होता है जो एक्चुअल में आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया। एप्लीकेशन क्या है इसका, मैंने बताया था डेवलप हुआ था यूज करने के लिए, विस्कॉन्सिन पैकेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक टूल के लिए बना था। इसमें सीक्वेंस का एनालिसिस किया जाता था, डेटाबेस सर्चिंग, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये सब सारे इसमें फीचर्स है। एडवांटेज क्या है कि इसमें कुछ ज्यादा मोर डिटेल एनोटेशंस आपने देखे कि फास्टर से ज्यादा वो है, तो एडवांस एनालिसिस के लिए यूजफुल है। लिमिटेशन क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से थोड़ा कंपेयर टू सिंपलर फॉर्मेट्स जैसे कि फास्टर है, तो इनको उतना यूज नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम आते हैं EMBL फॉर्मेट पे। EMBL जो फॉर्मेट है आपका, ये यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाइब्रेरी में ही यूज किया जाता है, वहां पे जिस फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस या एनोटेशन सेव किए जाते हैं। और ये कंप्रेहेंसिव सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट है, डिटेल इसमें सीक्वेंस का मेटा डेटा और एनोटेशन, मतलब सीक्वेंस के साथ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हेडर सेक्शन होता है, फीचर टेबल होता है, सीक्वेंस बता रहा हूं थोड़ा सा, पर है बहुत चीज। ये देखो इतना सारा है। अब इसकी आईडी लाइन, फिर SX, फिर एक्सेशन नंबर वाली, फिर ये डेट्स हैं इसमें, फिर डिस्क्रिप्शन लाइन है,
फिर कुछ KW करके वो आगे बताऊंगा, फिर OS, मतलब बहुत सारे इसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। ये मतलब इस सीक्वेंस का ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इस सीक्वेंस के बारे में बता रही, केवल सीक्वेंस नहीं है फास्टा के जैसे। वो कहां से लिया, कहां पेपर पब्लिश हुआ था, कहां डाला है, कहां नहीं डाला है, किस के एनिमल का है, क्या है, रेफरेंसेस क्या क्या है उसमें, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये सब सारी चीजें, बेसिस का कंपोजिशन, सब कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आईडी लाइन है, आईडी लाइन में लिखा हुआ है ADH BHD, तो स्टैंडर्ड डीने VRT 1145BP, तो इसका मतलब ये हो गया आइडेंटिफाई नंबर, डीने से हो गया डीने है, स्टैंडर्ड एंट्री है ये, VRT से हो गया वर्टिब्रेट, वैसे लेंथ, कुछ इससे पहले जो आपने पढ़ा वैसे ही है, तो आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये इस पर एक्सेशन नंबर्स हो गए, जब हर एक सीक्वेंस को एक्सेशन नंबर मिलता है। फिर डेट वाली लाइन हो गई, जैसे 1913 जून 1985 को ये उसमें उस पर डाला गया था, और फिर इसको रिवाइज भी, अपडेट भी किया गया एक बार 1994 जाके। फिर डिस्क्रिप्शन की लाइन होती है, जैसे DE डक अल्फा ग्लोबिन जीन लिखा हुआ है, मतलब ये क्या हुआ कि ये जो है अल्फा ग्लोबिन जीन है जो कि एक डक का है। कीवर्ड्स लाइन KW का मतलब कीवर्ड्स डाले जाते हैं, जैसे अल्फा ग्लोबिन ग्लोबिन, ताकि कि सर्च में आ जाए आसानी से। फिर OS एंड OC लाइन ऑर्गेनिज्म का लाइन है, जैसे OS कैरिना मोस्टाका जो कि डक का साइंटिफिक नेम है वो लिखा हुआ है, यूकैरियोटा है, एनिमल, ये सब क्लासिफिकेशन का आ गया। फिर रेफरेंसेस में RN RP RX RA RT RL ये भी लिखा था। RN होता है रेफरेंस नंबर के लिए, ये रीजन कहाँ कहाँ पे सीक्वेंस साइटेड है, कुछ एक्सटर्नल डेटाबेसेस से जो लिंक हो, इस रेफरेंस के ऑथर कौन कौन से हैं वो सारी चीजें लिखा है। रेफरेंस का टाइटल क्या होगा, मतलब पेपर वगैरह उससे अगर पब्लिश हो वो। डेटाबेस क्रॉस रेफरेंस में भी कुछ चीजें लिखी हुई है, DARE PD ऐसे करके वो सब है। यूकैरियोटिक प्रोमोटर डेटाबेस में है, ये यूनिक आइडेंटिफायर है EPD डेटाबेस में। और CMA ग्लोबिन, मतलब ये जो है अल्फा ग्लोबिन जीन है कैरिना मोस्टाका के लिए, मतलब डक के लिए। फिर कमेंट्स, उस पर कुछ एसोसिएटेड कमेंट्स रहते हैं, वो चीजें इसमें डाली जाती हैं। फीचर हेडर डाला जाता है, जैसे की लोकेशन क्वालिफायर, की के मतलब जीन है, CDS एक्सॉन इंट्रॉन, ये सब लोकेशन मतलब डाला जाता है, स्पेसिफिक पोजीशन पे कहाँ है एक्सॉन इंट्रॉन, ये सब क्वालिफायर्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका फंक्शन क्या है, या नोट्स वगैरह जो आपको देनी हो हर एक एक्सॉन इंट्रॉन के लिए। फिर फीचर टेबल रहता है जहां बताया जाता है FT सोर्स, मतलब इस सीक्वेंस का पोजीशन 1 से कितना स्पान करता है, तो 1 से 1145 तक स्पान करता है, और ये डक से लिया गया है। फिर ये है 331 से लेके इतना सीक्वेंस क्या बताता है, तो मतलब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब RNA जो डायरेक्टली ट्रांसक्राइब होता है DNA से, वो उसका लेंथ कहां से कहां तक है, तो 331 से 145। फिर CDS है, कोडिंग सीक्वेंस कहां कहां पे है, मल्टीपल एक्सॉन कहां कहां पे है, तो ये रेंज बताया गया है, यहाँ से यहाँ एक, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो ये पहला एक्सॉन, फिर आया इंट्रॉन, फिर आया एक्सॉन, फिर आया इंट्रॉन, फिर आया तीसरा एक्सॉन, कहां कहां पे किस नंबर के बेस से वो एक्सॉन इंट्रॉन होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। फिर सीक्वेंस लाइन आता है, जैसा कि इससे पहले वाले फॉर्मेट में आपने देखा था वैसे ही है। फिर सीक्वेंस आ जाता है, XX मैंने बताया क्या होता है, सेपरेटर होते हैं। एप्लीकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो इसका भी वाइडली यूज है, और बहुत सारे जीनोम ब्राउजर में, बायोमेट्रिक टूल में ये सपोर्ट करता है। एडवांटेज क्या है कि इसमें डिटेल्ड आप सीक्वेंस एनोटेशन, और सूटेबल है बहुत लार्ज अमाउंट के रिच बायोलॉजिकल डेटा। लिमिटेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी हो गई तो उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, जैसे कि फास्टा बहुत यूजर फ्रेंडली है। फिर उसके बाद क्लस्टर फॉर्मेट में आते हैं। क्लस्टर फॉर्मेट में क्या है, ये एक फाइल फॉर्मेट है जो कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, मतलब एक ही सीक्वेंस नहीं, कई सारे सीक्वेंस, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल देखो लिखा है ना, कस्टल W, ये मल्टीपल सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसको अलाइन किया जाता है। अलाइन करके ये रखा हुआ है, और हर एक सीक्वेंस के बीच में सिमिलरिटी देखी जाती है। सब में A है इसलिए स्टार लगा हुआ। यहां पे क्या हुआ है, ये तो एग्जांपल हो गया, मेगा में बना है।
अलाइनमेंट क्लस्टर डब्ल्यू या मेगा में आप देख सकते हो, मतलब अलाइन किया जाता है 5-6 सीक्वेंस अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेम जीन का लेके उसे मैच करा के देखते हैं, मैचिंग पे जो ये उसी फॉर्मेट में रहता है। ब्रेकडाउन फर्स्ट लाइन हेडर है जहां पे क्लस्टर लिखा रहता है, फिर वर्जन नंबर, जैसे क्लस्टर डब्ल्यू है लिखा था 1.83, यहाँ पे देखो आप, ये क्लस्टर डब्ल्यू का कौन सा वर्जन था, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट लिखा है, फिर हर सीक्वेंस का नाम दिया होता है। यहाँ पे मान लो एग्जांपल के तौर पे सीक्वेंस 112 लिखा हुआ है, पर वहां पे किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम हो सकता है या जीन का नाम हो सकता है। और फिर आएगा गैप सेपरेटेड ब्लॉक आएंगे अलाइनमेंट अलाइंड सीक्वेंसेस के। अगर गैप रहेगा तो वहां पे डैश लिखा रहेगा, पर यहाँ पे कोई गैप नहीं है, देखो ये अलाइंड सीक्वेंस है। और फिर लास्ट में आपको स्टार मिलेगा या कोलन मिलेगा या पॉइंट मिलेगा, ये सब। अगर जैसे कि स्टार लगा है तो फुली कंजर्व कॉलम, मतलब सभी सेम रेजिड्यूज, जैसे कि यहाँ पे देखोगे हर एक के सीक्वेंस में, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे गलती से स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे टी है, मतलब सब में सेम है तो वहां पे स्टार लगता है। अगर डबल पॉइंट ऐसे लगा है तो बोलते हैं कॉलम। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है, मतलब आइडेंटिक सेम सिमिलर है, मतलब एक जैसे, पूरे तो सेम रेजिड्यू नहीं है पर आइडेंटिकल लगते हैं। अगर केवल एक डॉट लगा हुआ है इसके नीचे स्टार के जगह पे, अगर यहाँ पे जैसे है केवल एक पॉइंट लगा होता तो मतलब यहाँ पे TAGT ऐसा करके होता, तब ये पॉइंट लगा होता, मतलब कि डिग्री कुछ ही सिमिलरिटी बहुत कम है, ठीक है। और ये जो है कॉलन और पॉइंट जो है मेनली अमीनो एसिड वाले में लगते हैं, न्यूक्लियोटाइड वाले में नहीं लिखते। और यहाँ पे भी सीक्वेंसेस जो है 60 या 70 के ब्लॉक्स में भी दिखाए जाते हैं। अलाइनमेंट लेंथ पे भी डिपेंड करता है ये, कि अगर बहुत बड़ा है तो फिर रिपीट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में यूज होता है, एवोल्यूशन हिस्ट्रीज वगैरह में, फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन में हम को ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पे हम अलग अलग सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं। तो ये इजी टू विजुलाइज है अलाइनमेंट को और कंजर्व रीजन को। लिमिटेशन क्या है कि ये स्पेशलाइज अलाइनमेंट के लिए इसमें एनोटेशन वगैरह या अदर मेटा डेटा नहीं रहते। अगले फॉर्मेट पे आते हैं जो कि आपका फिलिप फॉर्मेट। फिलिप फॉर्मेट भी ये फिलिप सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए, जो कि फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया आता है, उसके लिए बनाया गया है। और ये जो है अलाइंड सीक्वेंसेस डेटा को फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही सेव करने के लिए ये बनाया हुआ था। स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे 2 नंबर दिए, 5 और 60। 5 दिखाता है सीक्वेंस का नंबर कितना है, और 60 हमें क्या बता रहा है कि सीक्वेंस का लेंथ कितना है। तो मतलब सीक्वेंस 1 जो है ये 60 इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, ऐसा सीक्वेंस देखिए 5 तक सब में 60 है, ठीक। ईच सीक्वेंस इज रिटन ऑन, हर एक सीक्वेंस एक नए लाइन पे लिखा जाता है, और स्टार्टिंग विद द सीक्वेंस नेम। सीक्वेंस नेम का रहता है 10 कैरेक्टर से ज्यादा आप नाम में अक्षर नहीं डाल सकते। और फिर अलाइंड सीक्वेंसेस रहते हैं, ये सारे क्या है, अलाइंड है, अलाइन किए गए हैं, इसलिए ए के नीचे ए, टी के नीचे टी, जी के नीचे जी, ऐसा सी के नीचे सी दिख रहा है। तो भाई फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ सीक्वेंसेस 5, 60 लेंथ ऑफ ईच सीक्वेंसेस आफ्टर अलाइनमेंट, और फिर सीक्वेंस आइडेंटिफायर होते हैं हर एक के, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 ये तो नाम है उसके। और ये भी काफी स्ट्रिक्ट जो है फॉर्मेट है, विद स्पेस भी इसमें रहता है, और जिससे कि ये भी हो सीक्वेंस नेम केवल 10 ही कैरेक्टर के हों, उससे ज्यादा ना हो। और फिर एप्लीकेशन क्या है इसका, फाइलोजेनेटिक टूल, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए होता है। एडवांटेज क्या है कि ये कॉम्पैक्ट है और कंपैटिबल है, बहुत सारे फाइलोजेनेटिक जो टूल्स हैं इसमें ये फॉर्मेट चल जाता है। इसमें दिक्कत ये है कि इसमें मेटा डेटा और नोटेशंस नहीं होते हैं, केवल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए ये भी एक क्लस्टर डब्ल्यू के जैसा। 7 पे आते हैं जो कि है आपका सिसपोर्ट फॉर्मेट। सिसपोर्ट फॉर्मेट जो है ये यूज किया जाता है यूनिप्रोट और सिसप्रोट डेटाबेसेस में, और हाईली क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटा ये रहते हैं, उसके साथ डिटेल्ड एनोटेशंस रहती है। स्विसपोर्ट फॉर्मेट में आप देखोगे, देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अब हर एक सीक्वेंस जो होता है उसके साथ कई सारे लाइंस होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, देयर ओन फॉर्मेट,
to record the various data which make up the entry. Each line begin with the 2 character line code. ये लाइन के कोड हैं, ठीक, जैसे कि ID फॉर आइडेंटिफिकेशन, AC फॉर एक्सेशन नंबर, DT फॉर डेट, D फॉर डिस्क्रिप्शन, जीन नेम, ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत सारे रेफरेंस कमेंट जैसे कि हमने EMBL वाले में अभी आपको दिखाया था, वैसे ही कुछ फॉर्मेट। एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल सा ऐसे ये देखो, ID ये लिखा हुआ है, SB1 एक्सेशन नंबर, ये डेट कब डाला गया, डिस्क्रिप्शन इसका फंक्शन क्या है, एंजाइन, होमोसेपियन कहां से, ऑर्गेनिज्म का नेम, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, रेफरेंस के पेजेस, किस कौन से ऑथर थे, उस नाम पेपर का, किस जर्नल में छपा था, कहाँ छपा था, फिर सीक्वेंस में कितने अमीनो एसिड लॉन्ग है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये दिया गया, और ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस का वो दिया गया है। तो वही है कि ये सभी जो है, ये प्रोग्राम सभी डिस्क्रिप्शन लाइन को इग्नोर करके केवल ID, DE, OS और CQ और ये जो है स्लैश डबल स्लैश पे वो करता है, को दिखाता है लास्ट में, मतलब उसी में स्टोर करके रखता है। बाकी ये सारे डेटा एसोसिएटेड रहते हैं पर रखता है इन्हीं सब में। ओके, टॉपिक नंबर 7 पे आते हैं, विच इज आपका क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन वही है, अभी तक बार बार हमने किया कि ये सपोर्ट करता है, सीक्वेंस एनोटेशन को सपोर्ट करता है, पर सीक्वेंस एनोटेशन है क्या? ये प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का या डिस्क्राइब करने का फंक्शनल एलिमेंट विद इन न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस। जो भी आपका न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हमें आइडेंटिफाई करना रहता है, बताना रहता है उन रीजन्स का काम क्या है, कि क्या डोमेन बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, या उसमें कौन सा क्या फंक्शन करता है। तो यही आइडेंटिफाई करने को, लिखने को सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं। तो वही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देना है रॉ सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस लिखा हुआ है, मान लो 2000 बेस पेयर का, तो वो तो केवल सीक्वेंस ही है ना। अगर आपको पता चल जाए कहां इसका 1 से 50 तक का एक्सॉन है, 51 से 100 तक का इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन इंट्रॉन है, उसका फंक्शन क्या क्या है, कोई प्रोटीन बनाता है, ये सब चीजें डालना सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है, ठीक है। और ये डीएनए सीक्वेंसिंग के बाद में ही ये सीक्वेंस मिलता है, फिर उसको हम एनोटेट करते हैं, और ये क्रिटिकल स्टेप है जिससे कि उन सीक्वेंस में एक्स्ट्रा नॉलेज आप कह लो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जीन कौन कौन से हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या हैं, प्रोटीन डोमेन्स क्या तो नहीं बनते, या कुछ स्पेसिफिक रीजन तो नहीं इंपॉर्टेंट, तो ये सारे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस एनोटेशन, देखो बायोलॉजिकल जो सीक्वेंसेस मैंने बताया, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस, उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो रहता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन बिना एनोटेशन के ये सीक्वेंसेस ऐसे रॉ हैं, उससे आप कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। वो तो बस ऐसे है ATGC का सीक्वेंस, आपको पता चल गया ऑर्डर क्या था शुरू से लास्ट तक, ए से शुरुआत है, जी से शुरुआत है, किससे शुरुआत है, हर एक बेसिस के बाद कौन सा बेस आ रहा है। सीक्वेंस एनोटेशन करने से रिसर्चर को पता चलता है कि उनका बायोलॉजिकल रोल क्या है, वो डिफरेंट सेगमेंट में उस सीक्वेंस के अलग अलग पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं, जीन का फंक्शन क्या हो गया, क्या उनके कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, या कुछ एवोल्यूशन रिलेशनशिप हमें उससे मिलता है, क्या उसका एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में या बायोटेक्नोलॉजी में। तो वो तभी पता चलेगा जब सीक्वेंस में एनोटेशन हो। एक्यूरेट एनोटेशन वो एसेंशियल इसलिए है ताकि आप जीन का आइडेंटिफिकेशन कर सके। एनोटेशन से हम जो है कोडिंग जो रीजंस होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, मतलब फंक्शन क्या है, क्या उसमें कोई कंजर्व डोमेन है, प्रोटीन में अलग अलग डोमेन होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं, तो उसमें एक्टिव साइट कहाँ पे है, क्या किसी चीज और चीज से बाइंडिंग करने की उसमें कोई सीक्वेंस का वो है पार्ट है जो किसी डीएनए या किसी और प्रोटीन से बाइंड करता हो। कंपैरेटिव जीनोमिक्स में आप आओगे तो अलग अलग स्पीशीज में कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है, कौन सा सीक्वेंस में कॉमन है, कौन सा इसमें अलग है। तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से भी है, मेडिकल रिसर्च में भी है, जो डिजीज से रिलेटेड जीन्स हैं उनके वेरिएंट्स हैं, और इन सबको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम सीक्वेंस एनोटेशन के टाइप पे आ जाते हैं, 2 टाइप के मिलने, एक तो स्ट्रक्चर एनोटेशन, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बताना, कौन कहाँ पे क्या है, ये वाला अगर ये 2000 बेस पेयर का है, 100 वाला इसका क्या नाम है, नाम वहां मतलब स्ट्रक्चर 1 से लेके 30 तक ये है वो है। तो जीन की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, जीन कहाँ से शुरुआत है कहाँ खत्म है, एक्सॉन इंट्रॉन कहाँ पे है कहाँ पे खत्म है, प्रमोटर्स क्या है, क्या उसमें या इनहांसर वाले क्या सेगमेंट है उसमें,
ओपन रीडिंग फ्रेम कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे स्टॉप होता है, ये सब स्ट्रक्चरल नोटेशंस हो गए। उस अगर सीक्वेंस में आप बता पाओ यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये खत्म होता है। बहुत सारे टूल्स है जैसे जीन मार्क, लिमर और अगस्टस, ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल नोटेशन में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक जीनोम्स में ये स्ट्रक्चर पता करते हैं कौन कौन सा प्रॉबल फंक्शन हो सकता है, प्रॉबल स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा आता है फंक्शनल नोटेशन, जहां पे हम फंक्शन बताते हैं कि करता क्या है, बायोलॉजिकल रोल है, किसी पाथवे किसी प्रोसेस में मदद करता है कि नहीं करता, या किसी प्रोटीन का डोमेन है, किसी पाथवे में इसका इन्वायरमेंट है इस पोर्शन का, या जीन ऑन्टोलॉजी टर्म्स जो है वो बताते हैं। जैसे कि जीन फंक्शन मतलब क्या, क्या उसका बायोलॉजिकल रोल है, क्या पाथवे है, क्या प्रोसेस है, कोई कंजर्व डोमेन है कि नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम करता है एंजाइम एक्टिविटी या डीएनए बाइंडिंग की, कोई लिंकिंग जीन है या कोई प्रोटीन है जो सिग्नलिंग पाथवे वगैरह में वो काम करता हो। जो जीन्स को क्लासिफाई करने में उनका मॉलिक्यूलर फंक्शन के बेसिस पे सेल में कहाँ पे उनका लोकेशन है, क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस वो करते हैं। कई सारे डेटा बेसिस हैं, यूनिप्रोट, पीफैम एंड इंटरप्रो, ये कॉमनली यूज्ड फंक्शनल नोटेशंस हैं। इनका यूज करके आप मैप कर सकते हो किसी सीक्वेंस में कि वो प्रोटीन किस फैमिली या किस डोमेन से बिलोंग करता है। मेथड की अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस नोटेशन के, तो दो टाइप की हैं, ऑटोमेटेड जो कि हैं कंप्यूटेशनल मेथड्स हैं, और मैनुअल मेथड्स हैं। मैनुअल मेथड्स का मतलब है कि आप खुद ही जो है रिसर्चर जो है रिव्यू करे, एनालाइज करे अपना एक्सपेरिमेंट कर करके कि उस जीन का या जो सीक्वेंस है उनके क्या पार्ट्स हैं, कैसे हम इसको एनोटेट करें, क्या पार्ट क्या काम करता है, किस बेस से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट भी होता है। ऑटोमेटेड जो एनोटेशंस हैं ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स हैं जो उनके प्रेडिक्ट करने वाले फीचर्स है उस पर डिपेंड रहता है, वो बताता है। होमोलॉजी बेस्ड में से कंपेयर करता है जीन के सीक्वेंस से, प्रोटीन से, और कई सारे प्रेडिक्टिंग जीन्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन या कोडान के यूजेस के बेसिस पे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बेसिस पे वो बता देता है इसका प्रोबेबल फंक्शन क्या होगा। कुछ पॉपुलर टूल्स और डेटाबेसेस जो सीक्वेंस नोटेशन में यूज होते हैं, जैसे कि ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की मदद से आप किसी एक सेक्शन को ब्लास्ट करिए, उससे आपका फंक्शन या कुछ उससे रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। और इनसेम्बल और यूसीसीएस जीनोम ब्राउजर है, वहां से तो प्रोसाइट या स्मार्ट ये भी जो होता है हेल्प करते हैं प्रोटीन डोमेन्स को आइडेंटिफाई करने में और फंक्शनल मोटिव को वो करने में। और जैसे ये इनसेबल है, ये जीन लोकेशन, रेगुलेटरी एलिमेंट जो मैंने आपको बताया, और इससे एसोसिएटेड जो एनोटेशन है उसमें ये मदद करता है। टॉपिक नंबर 8 पे आते हैं, व्हिच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, डेटा रिट्रीवल सिस्टम, एसआरएस एंड इंटरेस्ट। आपको पता है इतने सारे डेटाबेसेस बन रहे हैं इधर उधर, ये वो इतने सारे रेफरेंसेस, तो कई बार कंफ्यूजन होता है हमें कि कहाँ से हम डेटा निकालें, किस पे जाएं, किस पे नहीं जाएं। उसके लिए डेटा रिट्रीवल सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है एक ही जगह से सारे डेटा को प्राप्त करने में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बायोलॉजिकल जो रिसर्च है, लगातार एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ये वो, इधर किसी रिसर्चर की किसी सॉफ्टवेयर पे अच्छी पकड़ है, किसी दूसरे किसी और सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई फॉर्मेट अच्छा लगता है, कोई कुछ फॉर्मेट अच्छा लगता है। ये सब करने में मैसिव अमाउंट्स ऑफ जो है डेटा जनरेट होता है, और उसके लिए सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो उन डेटा को स्टोर कर सके, मैनेज कर सके और इंफॉर्मेशन निकाल पाए जो हम सर्च करें। जो डेटा रिट्रीवल सिस्टम होते हैं ये इसेंशियल होते हैं, सिर्फ लार्ज डेटा को एक्सेस कर सके, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेस कर सके, जो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंसेस होते हैं, या जो जीन एक्सप्रेशन के डेटा होते हैं, या जो बायोमेडिकल लिटरेचर होते हैं उनका। जो मोस्ट कॉमनली बायोलॉजिकल डेटा रिट्रीवल सिस्टम है वो है एसआरएस और इंटरेज। दोनों सिस्टम जो होते हैं इनके पास वेल्थ ऑफ बायोलॉजिकल डेटा है, बस उनके थोड़ा सा आर्किटेक्चर और मेथोडोलॉजी में या यूजर इंटरफेस में डिफरेंस है, कैसा ये यूजर को दिखते हैं। देखते हैं एसआरएस के बारे में। जो एसआरएस है आपका, ये वाइडली यूज है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। यहाँ पे न्यूमेरिकल बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। 1990s में ये बना था थ्यूरे इल्टॉस के द्वारा, और ईबीआई में, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट में। एसआरएस जो है ये डिजाइन किया गया था जो कि मल्टीपल अलग अलग टाइप के जो डेटाबेस है उनको इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे कि यूजर जो है
क्रॉस डेटा सर्चेस कर सके, एक ही जगह पे सर्च करो और डेटाबेसेस अलग अलग खुले। और एसआरएस जो है इनेबल करता है रिसर्चर को सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, आप यहाँ से वो कर सकते हो, एनोटेशंस देख सकते हो, उससे रिलेटेड डेटा है तो लिंक्स जो है अलग अलग जो डेटाबेसेस हैं उनसे कर सकते हो आप। एसआरएस जो है ये डिजाइन किया गया था इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस पे, जैसे कि स्विस्प्रोट है, ईएमबीएल है, पीडीबी है, तो ये अलग अलग डेटाबेसेस पर आप कंबाइनली इसको एसआरएस से एक्सेस कर सकते हैं। और ये सिस्टम जो होता है क्या करता है, कई सारे फॉर्मेट्स को जो कि डिफरेंट डेटाबेस डिफरेंट फॉर्मेट यूज करते हैं उनको एक कॉमन फॉर्मेट में बदल देता है, जिससे कि इंटीग्रेशन आराम से हो पाए उन डेटाबेसेस का। एसआरएस जो होता है इंडेक्स बेस्ड सिस्टम का भी यूज करता है, वेयर ईच एंट्री इन डेटाबेस इज इंडेक्स इनेबलिंग क्विक रिट्रीवल बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। अगर आप कुछ टर्म्स डालते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको रिजल्ट इसमें मिलता है। इसका जो आर्किटेक्चर इस हिसाब से बना है वो यूजर्स को हेल्प करता है, अलाउ करता है कि डेटाबेसेस को आप इंडिविजुअली भी देख सकते हो या क्रॉस डेटाबेस सर्चेस भी कर सकते हो सिंगल क्वेरी में, या मल्टीपल डेटाबेस को आप साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हो। एसआरएस जो है ये यूजर्स को वो करता है, कीवर्ड्स भी आप सर्च कर सकते हो, सीक्वेंस सर्च कर सकते हो, और एक एडवांस बूलियन क्वेरी है वो भी सर्च कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म पे एसआरएस पे बिल्ट इन टूल्स होते हैं सीक्वेंस एनालिसिस के लिए भी, ब्लास्ट और फास्टर वगैरह भी है, सारी चीज फीचर्स हैं इसमें। एसआरएस का की फीचर है कि ये लिंक करता है मल्टीपल डेटाबेसेस को, जिससे कि वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक सिंगल सर्च पे आपका अलग अलग डेटाबेस से आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाए। एसआरएस जो है कीवर्ड सर्चेस मैंने बताया सपोर्ट करता है, बूलियन लॉजिक सपोर्ट करता है, सीक्वेंस बेस्ड ब्लास्ट और फास्टर भी आप कर सकते हो इस पे। और ये जो है एनालिसिस टूल्स को भी क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जिससे कि सीक्वेंसेस को आप रिट्रीव कर सकते हो और कंप्रहेंसिव प्लेटफॉर्म बना सकते हो दोनों के लिए, मतलब डेटा रिट्रीवल का भी काम करता है और एनालिसिस का भी काम करता है। हाइपर टेक्स्ट इसमें लिंक्स भी होते हैं बिटवीन एंट्रीज इन डिफरेंट डेटाबेसेस, जैसे कि आप उन पे भी जा सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, आप उस पर क्लिक करके उस पर एक स्पेसिफिक डेटाबेसेस पे भी जा सकते हो। दूसरा इंट्रेस्ट के बारे में देखते हैं, ये भी एक रिट्रीवल सिस्टम है जो कि ये बना हुआ था एनसीबीआई के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और ये भी जो होता है सेम काम करता है, वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल और बायोमेडिकल डेटाबेसेस को भी इंटीग्रेट करता है, जैसे कि पबमेड हो गया, जिनबैंक, पीडीबी, जीईओ, इन सबको ये वो करता है। ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, इसका चलाने में अच्छा लगता है। इसका भी ब्रॉड कवरेज है कई सारे बायोलॉजिकल फील्ड में, जैसे कि बायोलॉजी, जीनोमिक्स और बायोमेडिकल लिटरेचर। ये डिजाइन किया गया था रिट्रीवल सिस्टम के लिए, जो कि डाइवर्स बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को ये भी एक साथ एक वो करता है। तो इसका भी एक यूनिफाइड सर्च आर्किटेक्चर है, जैसे कि यूजर्स को मल्टीपल डेटाबेसेस से सर्च कर सके एक ही जगह से, अलग अलग पे ना जाना पड़े। यहाँ पे भी इंडेक्स डेटा है जो कि न्यूमेरस सोर्सेस से, जैसे कि एफिशिएंट सर्च और रिट्रीवल हो सके। इसके पास जो है सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स हैं जो कि सर्च रिजल्ट को जो है आपकी क्वेरी के रिलेटेडनेस से, या जो भी आप सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको लाके देता है। कई सारे टाइप के क्वेरीज को सपोर्ट करता है, कीवर्ड्स सर्चेस भी करता है, कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज को भी ये सपोर्ट करता है, और फिर लिंक प्रोवाइड करता है। तो बताया मैंने आपको अलग अलग बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को, क्योंकि जीन सीक्वेंस को उससे जो एसोसिएटेड लिटरेचर होता है, उससे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा, पाथवेज के इंफॉर्मेशन से सबसे लिंक करता है। और एनसीबीआई जो है रेगुलरली अपडेट करता रहता है अपने डेटाबेसेस को, जो कि इंटरेस्ट से इंटीग्रेटेड है, ताकि जो है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको इसी को चलाने से सारा कुछ मिल सके। तो ये था आपका रिट्रीवल सिस्टम। तो पूरा का पूरा लेक्चर आपका हो गया, सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसमें सब थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस सिलेबस में ये कि ये सब हैवली जो है डिपेंडेंट है आपका सॉफ्टवेयर को चलाने में, या जो उनके वेबसाइट्स हैं उनको चलाने में। ऐसा थ्योरेटिकली पढ़ने में ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लमैटिक लगता है, वरना हमें इतना प्रॉब्लम ना हो। ओके,
तो सारी चीजें हो गई हैं आपकी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बीएससी के स्टूडेंट को मैंने आपको बताया कि इतनी सारी चीजें बीएससी के स्टूडेंट को बिना लैपटॉप के आप पढ़ा नहीं सकते हो। ये सब सारी चीजें थ्योरी में पढ़ने लायक नहीं है, ये सब सारी चीजें करके देखने लायक है, तब जाके आपको ये सब सारी चीजें और भी सिंपल लगने लगेंगी। जब तक आप इसको थ्योरी में पढ़ते रहोगे ये चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी। पर क्योंकि बहुत सारे जो यूपी के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे छोटे मोटे इधर उधर, वहां पे बहुत सारे फैसिलिटीज हैं नहीं, तो बस ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप पढ़ लीजिए एटलीस्ट कि आप पढ़ रहे हो, कहीं आप कल को अच्छी जगह जाओगे तो इन सब के बारे में कुछ आइडिया रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें कैसे होती हैं। तो ये था आपका पूरा यूनिट, मैंने खत्म कर दिया सारे टॉपिक्स। होप कि आपको सारी चीजों का नोट्स मिल गया है, सब सारी चीजें आप पढ़ते रहिए, सबके बारे में हल्का हल्का इंफॉर्मेशन रखिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं अपने आप में। हर एक चीज पे आपको 2-2 ढाई घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है, इतना इनका वाइड कंटेंट। तो ये तो शॉर्ट में था आपकी तैयारी के लिए। आप भी देख रहे थे वीडियो आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, देखते रहिए। फ्यूचर पीरियड में लगातार अपडेट कर रहा हूं सारे लेक्चर्स आपके पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।